everyone, welcome back to our channel Nivy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. 60 डेज चैलेंज में आज हमारा 4th डे है। फर्स्ट डे बात की थी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, सेकंड डे एरोमेटिसिटी विद पीवाईक्यू एंड थर्ड माइक्रोस्टेट विद पीवाईक्यू एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की पीवाईक्यू। यानी कि अभी तक हमारी 3 क्लास हो चुकी है, आज हमारी 4th क्लास है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वांटम। क्वांटम चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, यहाँ कम से कम 3 डेज तो लगेंगे ही लगेंगे सिर्फ थ्योरी को कंप्लीट करवाने के लिए। उसके बाद हम पीवाईक्यू स्टार्ट करने वाले हैं। जो कोई पीवाईक्यू साथ साथ सोल्व करना चाहता है तो पीवाईक्यू टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए जाएंगे, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। रही बात टेलीग्राम चैनल के लिंक की, तो वो आप ये जो हमारा चैनल है नीवी एकेडमी, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। जब आप चैनल को ओपन करेंगे वहाँ उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, ओपन करेंगे वहाँ से, तो उसका जो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिले ना मिले, बट चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। क्लियर है यहाँ तक? तो वहाँ पे आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे, साथ में जो हम यहाँ पे क्लास में डिस्कस करने वाले हैं ये वाली पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। कोशिश रहेगी कि साथ साथ वहाँ पे डाल दी जाए, जैसे ही वीडियो आएगी वैसे ही टेलीग्राम पे ये पीडीएफ भी डाल दी जाएगी। ठीक है। अब वो स्टूडेंट जिनके लिए क्वांटम वाला चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है, जिन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्वांटम करना, तो वो थोड़ा एक बात देखो, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं हर बार। ठीक है। अब जिससे पूरा चैप्टर ना हो तो कम से कम वो हाफ तो कर ही सकता है। जो स्टार्टिंग का हाफ पोर्शन हमारा क्वांटम का, उतना तो वो कर ही सकता है। तो जिन स्टूडेंट के लिए क्वांटम करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है वो कम से कम हाफ चैप्टर तो ज़रूर करके जाए। जो फुल कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है, वो कंप्लीट करके जाए। जो नहीं कर सकता, जिसके लिए डिफिकल्ट है, वो हाफ चैप्टर करके जाए। क्योंकि हाफ चैप्टर करने के बाद भी कम से कम यहाँ से 2-3 क्वेश्चन, बेसिक 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, जो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में देखने को, पेपर में देखने को मिलेंगे, और अब वहाँ से क्वेश्चन को इजीली सोल्व भी कर देंगे। और वो हाफ चैप्टर यानी कि जो हमारी आज की क्लास होगी और जो हमारी कल की क्लास होगी, यानी कि नेक्स्ट क्लास, इसकी जो 2 पार्ट होने वाले हैं क्वांटम के, वो तो आपको कंपलसरी है करना। क्वेश्चन बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। 3rd क्लास होगी, जो कर सकता है वो करे, एक बार देख के जरूर जाए। यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, आपको समझ नहीं आ रहा, बट एक बार एक ट्राई जरूर करना, एक बार देखने की 3rd क्लास भी, वरना हाफ चैप्टर तो आप करके ही जाना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास क्वांटम। क्वांटम में हम स्टडी करेंगे मॉडल्ड सिस्टम के बारे में। स्टडी करेंगे यहाँ पे मॉडल्ड सिस्टम। ये मॉडल सिस्टम क्या है? जो हमारा कोई मॉलिक्यूल है या फिर कोई पार्टिकल है, उसकी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा डेविएट कर दे हम इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल को, उसका थोड़ा और डेविएट कर दे, वेलकम बैक टू अवर चैनल नीवी एकेडमी। आई एम ज्योति एंड योर केमिस्ट्री एजुकेटर। 60 डेज चैलेंज में आज हमारा 4th डे है। फर्स्ट डे बात की थी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, सेकंड एरोमेटिसिटी विद पीवाईक्यू, थर्ड डे माइक्रोस्टेट विद पीवाईक्यू एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के पीवाईक्यू। ठीक है। यानी कि 3 क्लास हो चुकी है, आज हमारी 4th क्लास है। आज स्टार्ट करने वाले हम क्वांटम। क्वांटम चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, जहाँ कम से कम 3 डेज तो लगेंगे ही लगेंगे, 4 भी लग सकते हैं सिर्फ थियोरी में। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसके पीवाईक्यू। पीवाईक्यू हम कोशिश रहेगी एक ही दिन में 2 क्लास डाल दें, तो एक दिन में हमारे पीवाईक्यू हो जाएंगे। थ्योरी करना कंपलसरी है, क्योंकि देखो जब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हम पीवाईक्यू लगाने का हमारा कोई फ़ायदा तो है नहीं। ठीक है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट अच्छे से करेंगे 3 डेज में या फिर 4 डेज में, उसके बाद पीवाईक्यू हम यहाँ पे लगाएंगे। पीवाईक्यू एक दिन में कर लेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एक क्लास देखी, उसके साथ साथ पीवाईक्यू लगाने हैं, तो ये पीवाईक्यू इस जो क्वांटम के हमारे पीवाईक्यू होंगे वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए जाएंगे। साथ में ये जो हमारी क्लास की पीडीएफ होगी ये भी डाल दी जाएगी। कोशिश रहेगी कि आज ही डाल दें पीवाईक्यू भी, और जो हमारी क्लास की पीडीएफ होगी ये भी। ठीक है। और रही बात टेलीग्राम के लिंक की, तो ये जो हमारा चैनल है नीवी एकेडमी, इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वीडियो में मिले या ना मिले, किसी भी वीडियो में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिले ना मिले, बट चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको पीवाईक्यू और ये जो हमारी पीडीएफ होने वाले क्लास की ये मिल जाएगी। साथ में कोशिश रहेगी कि जो हमारी बुक्स वगैरह हैं, रेफरेंस बुक हैं, उनकी जो या तो फोटो लेके डाल दिए जाएंगे, वो चैप्टर
या फिर वो पूरी बुक का लिंक डाल दिया जाएगा, तो वहाँ से भी देख सकते हैं यदि आपको किसी को एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। क्वांटम। क्वांटम में हम स्टडी करेंगे मेनली मॉडल्ड सिस्टम के बारे में। क्वांटम में हम स्टडी करेंगे मॉडल सिस्टम के बारे में। सबसे पहले क्वांटम कहाँ हम डिस्कस कर सकते, कौन कौन से चैप्टर में हमारा क्वांटम देखते हैं हम? एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये तीनों चैप्टर हैं जहाँ पे आपको क्वांटम देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल सिस्टम। मॉडल सिस्टम क्या है? कोई भी मॉलिक्यूल या फिर पार्टिकल जिसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंडिंग के लिए हम थोड़ा सा डेविएट कर दें, उसे हम मॉडल सिस्टम कहेंगे। ठीक है, और हम बात करें हम क्वांटम में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे आगे, तो सबसे पहले हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम एक मॉडल सिस्टम है। ये भी देखो इसमें क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, यानी कि रोटेट कर रहे हैं, रोटेशन लगा रहे हैं। तो कैसा सिस्टम दिख रहा है? ये है रोटेशनल सिस्टम। तो हाइड्रोजन को हम डिस्कस करने वाले हैं रोटेशनल सिस्टम में। मॉडल सिस्टम मेनली 3 टाइप के डिस्कस करेंगे, रोटेशनल सिस्टम, वाइब्रेशनल सिस्टम एंड ट्रांसलेशनल सिस्टम। रोटेशनल सिस्टम यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो, रोटेट करते हो, और इसमें हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन एटम, रिजिड रोटर, रोटेशनल सिस्टम में होंगे ये सारे, और पार्टिकल ऑन रिंग। देखो हाइड्रोजन एटम और रिजिड रोटर दोनों को ही रोटेशनल सिस्टम में तो हम स्टडी करेंगे, साथ में इनका हम 3 डायमेंशनल डिस्कस करेंगे, और जो पार्टिकल ऑन रिंग है इसका हम 2 डायमेंशनल में डिस्कस करेंगे। वाइब्रेशनल सिस्टम, वाइब्रेशनल सिस्टम जैसे कि ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है HCl, ठीक है, ये दोनों मॉलिक्यूल मिलके बने हैं इस बॉन्ड से। मान लीजिए यहाँ पे वाइब्रेशन है, इसको हम यानी कि इस मॉलिक्यूल को हम वैसे तो ट्रांसलेशनल सिस्टम से भी डिस्कस कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम वाइब्रेशनल वाला भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट चेक करेंगे। ट्रांसलेशनल सिस्टम में हम बात करेंगे पार्टिकल इन बॉक्स, और जो पार्टिकल इन बॉक्स होगा उसको हम 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल, तीनों डायमेंशनल में हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक सिस्टम है, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है ये अभी हमने लिया है 1 डायमेंशनल में, एक ही रो में, यानी कि 1 डायमेंशनल यानी कि एक एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कोई भी एक एक्सिस। 2 डायमेंशनल में एक्स और वाई, वाई जेड, जेड एक्स, यानी कि एक प्लेन मिले हमें, और 3 में क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, तीनों एक्सिस आपको, यानी कि तीनों एक्सिस पे ही आपको मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन, हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, पाई के दोनों इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करें। पाई का सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा जो पूरे सिस्टम पर घूमता रहेगा, बट वो सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा, उस पूरे सिस्टम में वो रोटेट करता रहेगा, बट सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इन्फिनिटी होगी, ठीक है, इनफाइनाइट होगी। अब यहाँ पे हम बात करें, अच्छा चलो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ये तो हमारे सिस्टम है, मॉडल सिस्टम, इनको तो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे मॉडल थियरी। कुछ मॉडल थियरी है जैसे कि परटर्बेशन थियरी, वाइब्रेशनल थियरी, मल्टी इलेक्ट्रॉन थियरी, हक्कर थियरी, ये कुछ थियरी है जिनको हम डिस्कस करेंगे इन सिस्टम के बाद। बट उन थियरी को करने से पहले हम बात करेंगे ऑपरेशन अलजेब्रा। एक टॉपिक है ऑपरेशन अलजेब्रा। तो जो थियरी होंगी हमारी उनको हम जो डिस्कस करेंगे इसी ऑपरेशन अलजेब्रा की हेल्प से डिस्कस करेंगे। जब तक हम ऑपरेशन अलजेब्रा डिस्कस नहीं करेंगे तब तक हम उन थियरी को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। पहले हम उन्हें ऑपरेशन अलजेब्रा से एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद MOT और VBT की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है, ये वो टॉपिक बताए अभी तो हमने जो हम डिस्कस करेंगे क्वांटम में। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए स्टेट फंक्शन फॉर हाइड्रोजन एटम। हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। सबसे पहले
ठीक है। और हाइड्रोजन एटम के लिए स्टेट फंक्शन की आइडेंटिफिकेशन हमें बतानी है। तो स्टेट फंक्शन के आइडेंटिफिकेशन में हम कौन कौन से स्टेट फंक्शन होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, एन, एल, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एन की, कि हमें एन की वैल्यू कहाँ से मिलेगी। तो ये हमारे पास है कुछ इक्वेशन है, इन इक्वेशन से हमें कैसे पता चलेगा कि एन की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे इन इक्वेशन को देखना, ध्यान से देखो, हर जगह आपको दिख रहा होगा ये एक्सपोनेंशियल पार्ट तो दिख ही रहा होगा, e की पावर है माइनस है ZR_NA0, ठीक है, हर जगह है, हर इक्वेशन में है, ये एक्सपोनेंशियल पार्ट। तो हमें n की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले एक्सपोनेंशियल पार्ट को हाईलाइट कर लेंगे, क्लियर। तो क्या है, साई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E - ZR/NA0। अलग से कर लिया हमने एक्सपोनेंशियल पार्ट। देखो जो भी लिखे यहाँ पे इन सब से हम कोई ना कोई वैल्यू निकालेंगे, बट पहले हम बात करें n की, n के बाद हम l की वैल्यू देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, n के लिए हमें चाहिए एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट, हम वहां से n की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमने अलग से पार्ट कर लिया एक्सपोनेंशियल वाला, ये हमारा है वेव फंक्शन। यहाँ पे पाई था, पाई की वैल्यू सबको पता है, यहाँ नीड भी नहीं है। जेड होगा एटॉमिक नंबर, आर होगा यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी ये होगी आर। एन होगा यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हम एन कैलकुलेट कर रहे हैं वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। A0 होगा बोर रेडियस, और बोर रेडियस की वैल्यू होगी 0.529 एंगस्ट्रॉम। यहाँ तक सबको क्लियर है कि यही हमने बता दिया है क्या ये चीज़, ठीक है। अब हम बात करें n का पता कैसे चलेगा। तो देखो यहाँ पे जब तक हमारे पास है ये जो हमारा वेव फंक्शन है, सही वेव फंक्शन है, इसके ऊपर कोई एटम नहीं लिखा, इस वेव फंक्शन पर जब तक कोई एटम नहीं लगा है तब तक हम मान के चलेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, तब तक हम मान के चलेंगे हाइड्रोजन एटम है। और हाइड्रोजन एटम के लिए Z = 1 और A0 = 1, क्लियर यहाँ तक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे n क्या होगा, n हमारा ये है जो A0 से पहले लगा है। तो यदि हम फर्स्ट वाली इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे n क्या होगा, ZR/A0 है, यानी कि यहाँ पे A0 से पहले क्या कुछ नहीं, यानी कि 1 होगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू होगी 1। बिल्कुल आसान है n कैलकुलेट करना। यदि हमें ये वेव फंक्शन या फिर ये इक्वेशन हमें गिवन हो और हमें यहाँ से n कैलकुलेट करना हो तो वहाँ से हम कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल पार्ट को अलग कर लेंगे। बाकी कुछ भी लिखा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, n के लिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ एक्सपोनेंशियल पार्ट चाहिए। एक्सपोनेंशियल पार्ट अलग से लिखा और वहाँ से हम देखेंगे A0 से पहले होगा n, तो वो हमारी n की वैल्यू, और ये हम तब बता रहे हैं डायरेक्टली n जब तक यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। यहाँ पे n 1 हो गया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा ZR/2A0, n होगा यहाँ पे 2, यहाँ पे n होगा 2, यहाँ पे n होगा ये वाला A0 से पहले 3। बिल्कुल ईजी है, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, डायरेक्टली देख के हम बता देंगे n की वैल्यू ये है। तो ये हमने बात की है n की, तब तक बात की है जब तक यहाँ पे साई के पास सिर्फ हाइड्रोजन एटम है, कोई दूसरा एटम नहीं है, क्लियर। यदि कोई दूसरा एटम यहाँ पे लगा हो तो हमें कैसे पता चलेगा, देखो ये हमारे पास है कुछ एग्जाम्पल है, वही n कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ये हमारे पास है फर्स्ट वाला, तो n कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एक्सपोनेंशियल पार्ट को मार्क कर लेंगे। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पार्ट ये है, ये वाला होगा, ठीक है, ये सेम है शायद, तो इसको रहने दो, ठीक है। ये है 3, तो यहाँ पे हमें n कैलकुलेट करना है। तो n यहाँ पे साई के पास कोई है, कोई नहीं है, साई के पास कोई नहीं है, तब तक n यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट लिख देंगे 2। यहाँ पे भी साई के पास कोई नहीं है तो यहाँ पे भी n क्या होगा 2, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह अब हमने बेरिलियम ले लिया, बेरिलियम ले लिया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम डायरेक्टली
ए नोट से पहले 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे n। अब कैसे करेंगे देखो, जेड आर अपॉन एन ए नोट, यही होता है ना, जेड आर अपॉन एन ए नोट इज इक्वल टू, पहले हम ये फॉर्मूला लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे हमें दिया क्या है, आर अपॉन ए नोट, ठीक है। और जेड हम निकाल किसके रहे हैं, बेरिलियम के लिए, कितना होगा एटॉमिक नंबर 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4r एन ए नोट इज इक्वल टू आर अपॉन ए नोट से ए नोट कैंसिल, आर से आर कैंसिल, n होगा हमारा यहाँ पे 4। पता चला n कैसे निकाला, n होगा यहाँ पे 4। यहाँ पे डायरेक्टली हम 1 नहीं लिखेंगे, यदि यहाँ पे कोई एटम है तो उसको हम उसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि n क्या है। अब हम नेक्स्ट देखें कि लिथियम 2+ गिवन है, साथ में n इज इक्वल टू 3। लिथियम 2+ है यानी कि Z हमारा 3 होगा, n की वैल्यू 3 है, और हमसे पूछा है एक्सपोनेंशियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। अब हमसे एक्सपोनेंशियल पार्ट पूछा गया है, Z गिवन है, n गिवन है, तो एक्सपोनेंशियल पार्ट क्या होगा, साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, E माइनस क्या होता है, जेड आर अपॉन एन ए नोट, जेड यहाँ पे है 3 तो 3r अपॉन 3a नोट, ये होगा, वो 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, तो E माइनस r अपॉन ए नोट, ये होगा हमारा जो हमारा एक्सपोनेंशियल पार्ट है वेव फंक्शन का, वो आ गया। तो हमें n भी कैलकुलेट करना आ गया, और n गिवन हो और एक्सपोनेंशियल पार्ट हमें पूछ ले तो वो भी हम बता सकते हैं क्या होगा। क्लियर यहाँ तक सबको। नेक्स्ट वाला देखो, ये हमारे सेम है दोनों। नेक्स्ट देखो, ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस। अभी ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस में n क्या होगा, तो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट का मतलब ही होता है n इज इक्वल टू 1, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इज इक्वल टू 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इज इक्वल टू 3। क्लियर यहाँ तक। अब हमसे पूछा है ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस, मान लीजिए यहाँ पे हमें n तो पता लग गया, n हमारे यहाँ पे होगा 1, z यहाँ पे हीलियम का 2, और इसका भी एक्सपोनेंशियल पार्ट यदि पूछ ले तो वो होगा E माइनस 2r अपॉन ए नोट, ये होगा। क्लियर है। यदि इसका भी हम एक्सपोनेंशियल पार्ट निकालें, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि n होगा 2, z होगा लिथियम का 3, तो यहाँ पे सही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E माइनस z होगा यहाँ पे 3r अपॉन 2a नोट, ये होगा। क्लियर है। n कैलकुलेट करना आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब हमारा l है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर l कैलकुलेट करना है इसी इक्वेशन से। अब हम n तो पता लगा लिया, l कैलकुलेट करेंगे। l कैसे करेंगे, तो ये जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है इससे तो हमें n का पता लगा है, एक्सपोनेंशियल पार्ट है इससे तो हमें n का पता लगा है, यहाँ से l तो हम नहीं निकाल सकते, इतना तो क्लियर हो गया होगा। l यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से हमने n को कैलकुलेट किया है। अब l हम निकालेंगे कहाँ से, फ्री फैक्टर ऑफ r, फ्री फैक्टर ऑफ r यदि फ्री फैक्टर में प्रेजेंट है, यदि r का फ्री फैक्टर यदि प्रेजेंट है तो वहां से हम l कैलकुलेट करेंगे, जो r की पावर होगी वही हमारा l होगा। ठीक है। अब यहाँ से तो हम n निकालेंगे। n यदि देखना चाहो तो सारे के सारे जो यहाँ पे इक्वेशन गिवन है ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, तो n यहाँ पे 2 3 2 3, और n की वैल्यू यहाँ पे n ही गिवन है, कोई वैल्यू नहीं दी है, n ही लिखा है। अब यहाँ पे फर्स्ट बात करें हम l होगा यहाँ पे, कोई फ्री फैक्टर ऑफ r दिख रहा है, देखो r यहाँ भी है बट ये फ्री फैक्टर नहीं है। ठीक है, फ्री फैक्टर ऑफ r नहीं है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। अब इसकी बात करें हम जेड r की पावर 1 फ्री फैक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे l आएगा 1। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, तो ये r होगा 2 फ्री फैक्टर है, तो l होगा यहाँ पे 2, यानी कि जो फ्री फैक्टर ऑफ r होगा उसकी जो पावर होगी वो हमें लिखनी है, तो ये होगा l। यहाँ पे जेड r, ये r है बट ये फ्री फैक्टर ऑफ r नहीं, ये फ्री प्रेजेंट नहीं है, हमारे साथ में क्या है 2 माइनस जेड आर, तो यानी कि यहाँ से r को हम कॉमन लेके नहीं जा सकते, तो फ्री फैक्टर नहीं है, फ्री फैक्टर नहीं है, तो l यहाँ पे 0 होगा, l होगा यहाँ पे 0। क्लियर है। नेक्स्ट
ये हमारे पास है, देखो यहाँ से तो हम n कैलकुलेट करेंगे, ये देखो यहाँ से। अब क्या यहाँ पे r फ्री फैक्टर है, तो यहाँ पे r फ्री फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे यदि हम r को कॉमन लेने जाएं तो a के साथ तो r है, b के साथ, बट c के साथ तो नहीं है, तो ये वाला जो r होगा वो भी फ्री फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो L तो हमारा 0 ही होगा क्योंकि R कोई फ्री फैक्टर नहीं है। अब ये जो दोनों टर्म है जो फ्री फैक्टर ऑफ R प्रेजेंट नहीं है, जहाँ पे ये होंगी पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल से भी हम कुछ टर्म कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे वो हम आगे देखेंगे, अभी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले हमने n देखा, अब हम L देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये पोलिनोमियल होगा जहाँ पे, वहाँ पे R फ्री फैक्टर की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा। यदि R फ्री फैक्टर की फॉर्म में यदि प्रेजेंट है यहाँ पे, तो फिर वो पोलिनोमियल नहीं है। पहले हमें R को कॉमन लेना पड़ेगा, उसके बाद वो पोलिनोमियल बनेगा। क्लियर? यहाँ पे देखो, अब ये क्या यहाँ पे R को हम कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते, तो ये भी क्या होगा? पोलिनोमियल। नेक्स्ट यहाँ पे है ZR अपॉन A नोट, तो ये वाला जो R है ये हमारा फ्री फैक्टर होगा, और इसकी पावर कितनी? 1, तो ये होगा L इज इक्वल टू 1। तो L हमने देख लिया, N हमने देख लिया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो अब देखो, अब हम बात करेंगे यदि इस पोलिनोमियल में R को हम कॉमन ले लें। पहले हम इसकी बात करें तो यहाँ पे n तो n ही लिखा है, ये यहाँ पे है, ये पोलिनोमियल है, कोई फ्री फैक्टर ऑफ R नहीं है, तो L यहाँ पे 0 होगा, L 0 होगा। इससे ऊपर वाले में देखो, यहाँ पे n ही लिखा है। ठीक है, अब ये हमारे पास है, क्या ये पोलिनोमियल है? AR माइनस BR स्क्वायर प्लस CR क्यूब। क्या ये पोलिनोमियल है? बिल्कुल भी नहीं, ये पोलिनोमियल नहीं है। अभी पहले हमें यहाँ से R को कॉमन लेना हो, R हमने कॉमन लिया तो हमें मिला A माइनस BR प्लस CR स्क्वायर। अब ये वाला जो पोर्शन है ये है पोलिनोमियल, और ये R है, ये फ्री फैक्टर है। इसकी पावर कितनी? 1, तो यहाँ पे L होगा 1, यानी कि यहाँ पे L है 1। क्लियर है? समझ आया? अब यहाँ पे ये जो आगे है, इतना तो हमने ले लिया। मान लीजिए इससे आगे हमें जाना हो, R2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आएगा A बाई R माइनस B प्लस CR, ये आ जाए, तो यहाँ पे L हमारा 2 हो सकता है। ठीक है, तो हमने ये कॉमन क्यों नहीं लिया? इस फॉर्म में क्यों? ये पोलिनोमियल क्यों नहीं है, या फिर इसको हम इस फॉर्मेट में क्यों नहीं लिख सकते? इसके पीछे रीजन ये है कि जो हमारा R है, ये तो हमने देख लिया था, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, ये क्या होगी? R होते हैं डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। जो R होगी उसकी वैल्यू होगी 0 से K तक, या फिर इनफाइनाइट तक होगी। R की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक होगी। क्लियर यहाँ तक सबको? अब R की वैल्यू 0, तो यहाँ क्या है? A अपॉन R। R की वैल्यू मान लीजिए 0 है, तो किसी भी वैल्यू के नीचे हम 0 लगा दें डिनोमिनेटर में, तो क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, इनफाइनाइट आएगा। अब हमें क्या है, और दूसरी बात है 1 अपॉन R। 1 अपॉन R कभी भी हम एक्सपोनेंशियल के साथ नहीं लिखेंगे। 1 अपॉन R को कभी भी एक्सपोनेंशियल के साथ हम नहीं लिखेंगे, इसलिए हम R स्क्वायर को कॉमन ना लेके R को कॉमन लेंगे। नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास कुछ और इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ पे हमें नोडल प्लेन निकालने हैं। नोडल प्लेन कहें या फिर हम कहें रेडियल नोड, ये हमें देखने हैं। क्लियर है? और उनमें से भी हमें देखना है n इज इक्वल टू 3 और L इज इक्वल टू 1, ये हो। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रेडियल नोड हम कैलकुलेट ही कैसे करते हैं। तो हमने n और L देखा है, अब हम बात कर रहे हैं रेडियल नोड की। तो n हमने देखा था एक्सपोनेंशियल पार्ट से, ये रहा एक्सपोनेंशियल पार्ट, जहाँ भी दिखे वहाँ से हमने n कैलकुलेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे L। L को हमने जहाँ भी फ्री फैक्टर ऑफ R दिख जाए वहाँ से हमने L देखा था, R1, यानी कि यहाँ पे हम बात करें n तो है 3, L है 1, यहाँ पे भी n है 3, L यहाँ पे देखो, यहाँ पे
ये पोलिनोमियल है, यहाँ पे कोई फ्री फैक्टर बाहर नहीं है, तो एल हो जाएगा यहाँ पे 0। तो अब ये जो पोलिनोमियल है, यहाँ से हमें रेडियल नोड हमें निकालेंगे पोलिनोमियल से। अब पोलिनोमियल में रेडियल नोड कहाँ से निकालेंगे? जो आर की मैक्सिमम पावर होगी, हाईएस्ट पावर होगी आर की, हाईएस्ट पावर ऑफ आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेडियल नोड। ठीक है, किसमें? पोलिनोमियल में। अब पोलिनोमियल में हाईएस्ट क्या है पावर आर की? 2। तो यहाँ पे रेडियल नोड होंगे 2, रेडियल नोड होंगे यहाँ पे 2। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे R1 है, N3 है, L1 है, और रेडियल नोड यहाँ पे देखो, ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल होगा क्योंकि यहाँ से हम R को कॉमन नहीं ले सकते और R गिवन है। तो पोलिनोमियल में जो हम रेडियल नोड कैलकुलेट करते हैं कितना होगा? मैक्सिमम पावर ऑफ R कितनी है? 1। तो रेडियल नोड होंगे यहाँ पे 1। नेक्स्ट है N होगा यहाँ पे 4, L होगा यहाँ पे 2, रेडियल नोड होंगे, ये हमारा पोलिनोमियल हाईएस्ट पावर 1 है, तो रेडियल नोड भी 1 होगा। यहाँ देख लिया, N देख लिया, L देख लिया और रेडियल नोड देख लिया। ठीक है, ये हम क्वेश्चन पे बाद में जाएंगे। उससे पहले देखो कि यदि हमें रेडियल नोड पोलिनोमियल से चेक नहीं करने, हमें देखने हैं फॉर्मूला से, तो वो होगा n माइनस एल माइनस 1। n माइनस एल माइनस 1 से हम रेडियल नोड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम फर्स्ट वाले की बात करें, n माइनस एल माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 माइनस 1 यानी कि 1। नेक्स्ट 3 माइनस 0 माइनस 1 यानी कि 2, और यहाँ पे होगा 3 माइनस 1 माइनस 1 यानी कि 1, और यहाँ पे 4 माइनस 2 माइनस 1 यानी कि 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये कितना है 1, यहाँ पे कितना था 1 ही था, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना था 1 था, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना था 2 है, और ये 1 है, यहाँ पे कितना है 1। क्लियर है? बट क्वेश्चन हमारा ये है कि N3 हो और L1 हो, N3 और L1 हो, वो कौन सा है? N3 और L1। ये N3 है, L1 है, यहाँ पे भी N3 है, L1 है। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियल नोड क्या होगा? 1 होगा, इसमें और इसमें। क्लियर है यहाँ तक सबको? रेडियल नोड भी निकालने आ गए हमें, NB और LB। क्लियर है? यहाँ पे हमें ये वाले कुछ और क्वेश्चन गिवन है। अब यहाँ से हमें क्या करना है? N देख लिया, L देख लिया, रेडियल नोड देख लिया। अब यहाँ पे देखो बेरिलियम 3+ के लिए है। ठीक है, यहाँ पे अब हाइड्रोजन के लिए नहीं है, ये बेरिलियम 3+ के लिए है, यानी कि Z यहाँ पे है 4, Z4 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे 1। तो सबसे पहले हमें यहाँ बात करेंगे R10 क्या है। अभी तो हम साई लिख रहे थे, साई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, आगे का जो पोर्शन था वो, बट ये अभी लिख दिया हमने R10। ये 1 और 0 क्या है? देखो 1 N है, 0 L है, यहाँ पे 2 N है, 0 L है, ये N है, ये L है, ये N है, ये L है। तो हम कह सकते हैं RNL, ये है। ठीक है, RNL इस फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें, ये तो हमें डायरेक्टली पता चल गया, N1 है, L0, N2 है, L0 है। यदि हमें इक्वेशन देख के पता करना हो तो यहाँ पे देखो E माइनस 4R, ये बेरिलियम के लिए तो पहले लिखेंगे फॉर्मूला ZR अपॉन Na0 इज इक्वल टू 4R, R से R कैंसिल। अब यहाँ पे हमें N निकालना है, तो Z कितना है 4, तो N होगा यहाँ पे A0 हमारा एटॉमिक यूनिट के लिए 1 होता है, N होगा यहाँ पे 4 इधर जाएगा, 4/4 यानी कि 1, N होगा यहाँ पे 1। अब बात करें L की, L यहाँ पे 0 ही होगा क्योंकि यहाँ पे
फ्री फैक्टर ऑफ आर प्रेजेंट नहीं है। अब हम बात करें रेडियल नोड की, तो रेडियल नोड होगा यहाँ पे 1, रेडियल नोड होगा 1। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करें n माइनस एल माइनस 1, n कितना है 1, l कितना 0 माइनस 1 यानी कि 0। रेडियल नोड कितने होने चाहिए थे 0, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर तो नहीं है, बट कैलकुलेट करना हमने बता दिया कि कैसे हम हर चीज़ को यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है, हमें इनमें से बताना कौन सा करेक्ट होगा। अब यहाँ पे हम बात करें n हमारा 2 है, l 0, तो n माइनस एल माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 0 माइनस 1 यानी कि 1, और 1 ही है, ये क्या होगा यहाँ पे 1 होगा। l 0 ही होगा क्योंकि यहाँ पे फ्री फैक्टर ऑफ आर प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करें, यदि हम फॉर्मूला से कैलकुलेट करें 3 माइनस 0 माइनस 1 यानी कि 2, और यहाँ पे ये हमारा पोलिनोमियल है, ठीक है। अब पोलिनोमियल है तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी 2, मैक्सिमम पावर 2 यानी कि रेडियल नोड यहाँ पे 2 होगा, ये तो बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे देखो L क्या बताया यहाँ पे 0, बट L यहाँ पे 1 है, फ्री फैक्टर ऑफ R है, तो L यहाँ पे क्या होगा 1 होगा ना कि 0, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, ये भी गलत है। सेकंड हमारा सही है। लास्ट वाला देखें, N है 3, L है 2, L 2 है, फ्री फैक्टर ऑफ R है 2, N हमारा यहाँ पे 3 है, जेड आर अपॉन एन ए नोट इज इक्वल टू 3R अपॉन 4, जेड कितना होगा 4, यहाँ पे 4 लिखा हमने, R से R कैंसिल, ठीक है, R से R कैंसिल, और ए नोट हमारा कितना होगा 1 एटॉमिक यूनिट के लिए, n हमें कैलकुलेट करना है, n इधर जाएगा तो 3 हमारा किधर आएगा, इधर आएगा नीचे, तो 4/3 इंटू 4 यानी कि 16/3 कुछ इसमें आएगा फैक्टर में, जो कि सही नहीं है, तो ये भी हमारा गलत होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा एन, एल और रेडियल नोड। नेक्स्ट हमारा है 4p, साई 4p। क्या अब हम 4p से NL निकाल सकते हैं? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। n होगा हमारा 4, p ऑर्बिटल के लिए l क्या होता है 1, s p d f, l s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3, तो यहाँ पे p है तो l होगा 1 और n होगा कितना 4, तो यहाँ से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, ये हीलियम है और 3p, हीलियम का z होगा 2, 3p यानी कि n होगा 3, l होगा 1, यही होगा। क्लियर यहाँ तक सबको? ये होगा हमारे पास। यदि हमें इसकी इक्वेशन बनानी हो इस टाइप से तो हम सिंपली बना सकते हैं, साई होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, n की वैल्यू 3 है यानी कि e की पावर माइनस 2r अपॉन 3a नोट, साथ में l हमारे पास 1 है तो यहाँ पे ZR1 अपॉन ए नोट ये हो सकता है, या फिर सिंपली R भी हो सकता है। हम खुद से लिख रहे हैं तो हमें सिर्फ इक्वेशन सही होनी चाहिए, बाकी ऑप्शन में गिवन होगी उसके साथ मैच करके देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें तो Z होगा 3, N होगा 4, L होगा 1, और रेडियल नोड भी यदि निकालना तो फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे, ये होगा ना n माइनस एल माइनस 1। यदि इसकी बात करें n 3 माइनस 1 यानी कि रेडियल नोड होंगे यहाँ पे 1, और इसके लिए रेडियल नोड हमें निकालने हो तो होंगे 4 माइनस 1 यानी कि 2, यही होंगे। लास्ट हमारे पास है ये वाला साई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे हमें n कैलकुलेट करना है और n हम यहाँ से कैलकुलेट कर नहीं सकते डायरेक्टली, ठीक है, n हमें गिवन नहीं है, तो यहाँ पे क्या है r की पावर 2 और जो फ्री फैक्टर है यानी कि l तो हुआ यहाँ पे 2। सेकंड यहाँ पे रेडियल नोड देखो,
रेडियल नोड होगा यहाँ पे हमारे पास है अल्फा माइनस आर और अल्फा माइनस आर, अल्फा 1 माइनस आर, अल्फा 2 माइनस आर। यदि या तो देखो इस फॉर्मेट में लिखा हो a माइनस बी आर प्लस सी आर स्क्वेयर, ठीक है, या फिर a माइनस आर और b माइनस आर, अल्फा माइनस आर, या फिर बीटा माइनस आर, अल्फा 1 माइनस आर, अल्फा 2 माइनस आर, इनमें से कोई भी एक, ठीक है, कोई भी एक यदि वैल्यू रखी हुई हमारे इक्वेशन में, इसका मतलब है कि L यहाँ पे सॉरी रेडियल नोड यहाँ पे 2 होंगी, रेडियल नोड होगी यहाँ पे 2, इससे तो साफ दिख रहा है मैक्सिमम पावर, और इनका होगा क्या रेडियल नोड 2। तो रेडियल नोड 2 है, n हमें कैलकुलेट करना है, तो रेडियल नोड हम कैलकुलेट करते हैं क्या होता है n माइनस एल माइनस 1, तो हमें n कैलकुलेट करना है, क्या होगा रेडियल नोड, इधर l और 1 इधर आ जाएंगे, प्लस l प्लस 1, 2 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 5। तो यहाँ पे n की वैल्यू आएगी 5, यहाँ पे n होगा 5। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है, कुछ भी पूछ रहे आप कैलकुलेट कर लेंगे n, l और रेडियल नोड में से। क्लियर है? अब हम बात करेंगे एंगुलर पार्ट की। अभी हमने बात की है रेडियल पार्ट की, अभी हमने बात की है रेडियल पार्ट, और रेडियल पार्ट में हमने कैलकुलेट किया है एन, एल और रेडियल नोड। जो हमारा रेडियल पार्ट है इक्वेशन का आर और आर, रेडियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे आर आर से, और ये जो रेडियल पार्ट है ये बताएगा हमें एन, एल और रेडियल नोड के बारे में। क्लियर है? या फिर इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर, एन और एल से। ये था रेडियल पार्ट। अब हम बात करेंगे एंगुलर पार्ट। एंगुलर पार्ट में हम 2 टाइप के एंगल देखेंगे, थीटा और फाई, थीटा और फाई। तो आर साई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर आर के, या फिर आर आर ना लिख के एन एल ये लिख सकते हैं हम। और नेक्स्ट होगा हमारा एंगुलर पार्ट, एक तो होगा थीटा और दूसरा होगा पाई। ठीक है, ये होगा, ये रेडियल पार्ट है, ये एंगुलर पार्ट है, ये हमने देख लिया हमने। ठीक है, इससे हमें एन, एल और रेडियल नोड के बारे में पता चला। अब हम बात करेंगे एंगुलर पार्ट की, और एंगुलर पार्ट में हम बताएंगे थीटा और फाई के बारे में। तो सबसे पहले वैसे तो हम थीटा के बारे में बात करेंगे, फाई के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। इंपॉर्टेंट हमारा थीटा है। थीटा को हम कहेंगे लेजेंड्रे एसोसिएटेड एंगल। ठीक है, और ये होगा फाई। कैसे करेंगे देखो, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। ठीक है, और यहाँ हमारे पास है, ये हमारे पास मान लिया आर। आर क्या होगी? वही डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। क्लियर? तो ये वो इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे रिवॉल्व करता रहेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो डिस्टेंस है वो है आर। क्लियर? यहाँ पे एक्स एक्सिस है, इधर हमारी वाई एक्सिस है। यहाँ पे हमने मान लिया एंगल थीटा है, एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा 90 का एंगल है, ये कंप्लीट एंगल 90 का है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स होगा हमारे पास है आर, ये आर, और कोस ये एंगल कितना है थीटा, और इधर लिखेंगे हम वाई को आर कोस थीटा कितना है 90 माइनस थीटा, ये एंगल है। तो ये हमारे पास है एक्स होगा आर कोस थीटा, और इधर होगा आर कोस 90 माइनस थीटा, और इसे हम लिख सकते हैं आर साइन थीटा। कोस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा भी हम लिख सकते हैं। क्लियर है? यदि हमें ये y गिवन हो, ये z एक्सिस हो, ठीक है, ये कंपल्सरी नहीं लिखा मैंने कि ये x है ये y है, वो हम बाद में बात करेंगे। अब एक बार देख लो, ये हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास है फाई, तो ये क्या होगा
90 माइनस फाइव, यहाँ पे मान लीजिए आर है, तो यहाँ जेड क्या होगा, आर कोस फाइव, यहाँ क्या होगा, आर कोस 90 माइनस 5, या फिर हमें लिखे इसे आर साइन 5। क्लियर है? ये हमारे पास है, ये हमारे पास मान लिया x है, ये z है और ये है y। अब हम बात करें कि हमारे पास यहाँ पे है r साइन थीटा, ये जो हमारी डिस्टेंस ये है r साइन थीटा, और यहाँ पे हमने ले लिया फाई, तो ये कितना होगा, 90 माइनस से फाई का होगा। भले ही दिखने में 90 जैसा नहीं लग रहा, बट ये 90 का ही है, क्योंकि सारे एक दूसरे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो 90 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर? तो यहाँ पे जेड होगा हमारे पास आर साइन थीटा कोस 90 माइनस 5, और इधर होगा आर साइन थीटा कोस 5, यही होगा हमारे पास। क्लियर है सभी को? जिसको हम लिख सकते हैं आर साइन थीटा साइन 5। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो ये हमारे जो एक्स वाई और जेड ये होंगे हमारे पास कोऑर्डिनेट, एक्स वाई जेड यहाँ पे होंगे हमारे पास कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है? और ये जो हमारे पास है थीटा फाई, ये हमारे क्या हैं, एंगल हैं। अब हमें जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उसके लिए जो एंगुलर पार्ट है वो कैलकुलेट करने के लिए हमें स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड पोजीशन चाहिए। यहाँ पे जो आर की वैल्यू नहीं है, कभी आर लिख दिया, कभी आर साइन थीटा लिख दिया, कभी कुछ लिख दिया, कभी कुछ लिख दिया, या फिर इधर ये हमने एक्स एक्सिस मान लिया, वाई मान लिया, जेड मान लिया, ऐसा नहीं है। हमें स्टैंडर्ड वैल्यू और स्टैंडर्ड पोजीशन चाहिए। जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं इनके लिए स्टैंडर्ड वैल्यू और स्टैंडर्ड पोजीशन चाहिए। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है, ये हमने माना x, ये हमारे पास होगा y और ये होगा z। x y z ये स्टैंडर्ड पोजीशन मान ली हमने x y और z की, और यहाँ पे हमने वैल्यू मानी है r साइन थीटा, ये स्टैंडर्ड वैल्यू ले ली हमने। यहाँ पे है फाई और ये है 90 माइनस 5। क्लियर? और यहाँ पे जो एंगल होगा हमारा वो होगा थीटा, ये होगा थीटा। तो स्टैंडर्ड वैल्यू और स्टैंडर्ड पोजीशन मान ली हमने इन कोऑर्डिनेट की, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले यदि हम बात करें x की, ये x है, x क्या होगा, r साइन थीटा कोस 5, यही होगा। अब हम बात करेंगे y की, y क्या होगा, y r साइन थीटा और कोस 90 माइनस 5, या फिर इसे हम लिख सकते हैं r साइन थीटा साइन 5, और z होगा यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास वैल्यू r है, तो ये होगा r कोस थीटा, r कोस थीटा। तो x y z ये किसकी वैल्यू आई हमारे, जैसे कि p ऑर्बिटल है, कितने होंगे सब सेल 3, px py और pz। तो px की वैल्यू होगी r साइन थीटा कोस 5, py होगा r साइन थीटा साइन 5 और pz होगा r कोस थीटा। क्लियर यहाँ तक सबको? तो ये हमने बताया है p ऑर्बिटल के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार देख लेंगे थोड़े एंगुलर पार्ट इसमें कैसे एक्सप्लेन करेंगे। हमें गिवन है साई 2px और हीलियम प्लस का लिया हुआ है। क्लियर? हीलियम प्लस का तो z कितना होगा 2, n होगा यहाँ पे 2, l होगा यहाँ पे 1, क्योंकि p है। अब x हमें गिवन है, यानी कि इसका एंगुलर पार्ट भी हमें गिवन है। अब इसका एंगुलर पार्ट भी हमें गिवन है, तो हमें यदि इसको देखो, वैसे तो हम ऑप्शन में मैच करेंगे, बाकी इसे कैसे रिप्रेजेंट करना है वो देखो। तो सबसे पहले l कितना है 1, यानी कि यहाँ पे कोई फ्री फैक्टर ऑफ r होगा। दूसरा यहाँ पे n 2 है,
n2 है तो यहाँ इससे मान लीजिए हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है उन्हें बता भी दिया था। तो यहाँ पे यहाँ से n हमारा कितना आएगा, सॉरी n2 है नोट, ये हमने रेडियल नोट लिख दिए। एक मिनट रुको भाई, रेडियल नोड कितने होंगे यहाँ पे 2 - 1 - 1 यानी कि 0, तो यहाँ पे कोई रेडियल नोड नहीं होगा। n यहाँ पे है 2, e माइनस जेड कितना 2 r, n कितना है 2 a नोट, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या होगा हमारा एंगल, तो एंगुलर पार्ट होगा, तो यहाँ पे क्या है x है, तो इसका एंगुलर पार्ट क्या होगा px का, ये होगा पूरा। तो r तो हमने लिख लिया पहले, r तो है हमारे पास, अब r फिर से नहीं ना, हमें सिर्फ एंगुलर पार्ट लिखना है। एंगुलर पार्ट होगा ये, तो r तो हमारी डिस्टेंस है जो हम पहले लिख चुके हैं। अब हमें बात करें एंगुलर पार्ट की, जो होगा साइन थीटा और कोस फाई, ये होगा। तो हमने अपने पीछे देखा होगा इक्वेशन में साइन थीटा कोस फाई, साइन थीटा कोस थीटा, साइन फाई, जो भी आपको दिखे होंगे वो एंगुलर पार्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे n हमारा कितना है 2, l कितना होगा 1, और ये हमारा क्या है z होगा 3, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r e माइनस 3r अपॉन 2a नोट। अब की बात है py है, तो एंगल क्या होगा r साइन थीटा साइन फाई, r साइन थीटा साइन फाई। नेक्स्ट हमारे पास है बेरिलियम 2, n है ये 2, l होगा 1, z होगा यहाँ पे 4, r e माइनस 4r अपॉन 2a नोट। अब की बार एंगल हमारा कितना पी जेड, तो यहाँ होगा सॉरी r तो मैं लिखना ही नहीं है ना, यहाँ पे भी r नहीं आएगा, यहाँ पे भी r नहीं आएगा, या तो हम इस r को लास्ट में लिख लेंगे। ठीक है, कोस थीटा। नेक्स्ट हमारे पास है लिथियम यानी कि Z3 है, n हमारे पास होगा 4, और d l होगा हमारे पास यहाँ पे 2, l2 होगा dz²। अब यहाँ पे d के लिए एंगुलर पार्ट क्या होगा वो देखो, तो ये तो मैंने p के लिए बताए हैं, d के लिए कैलकुलेट करने पड़ेंगे। देखो नेक्स्ट पेज पे d ऑर्बिटल 5 सब सेल होंगे, dxy yz zx। अब ये क्या है x और y, px और py के लिए क्या वैल्यू थी, x के लिए थी r साइन थीटा कोस फाई इंटू r साइन थीटा साइन फाई। इसको हम सोल्व करेंगे, r स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा कोस फाई और साइन फाई, ये होगा। ठीक है, आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा कोस फाई और साइन फाई। ठीक है, कोस फाई और साइन फाई की यदि 2 से मल्टीप्लाई हो, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई में 2 हो, कोस फाई और साइन फाई के, तो हमें मिलेगा यहाँ से साइन 2 फाई। ठीक है, साइन 2 फाई हो जाएगा। अब हम बात करें नेक्स्ट डी वाई जेड, आर साइन थीटा साइन फाई इंटू आर कोस थीटा, आर स्क्वेयर साइन थीटा साइन फाई और कोस फाई, ये होगा। वाई जेड की बात करें, वाई जेड नहीं एक्स वाई, वाई जेड जेड एक्स, जेड एक्स, आर कोस थीटा आर साइन थीटा कोस फाई, तो यहाँ पे होगा आर स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा कोस फाई। नेक्स्ट हमारे पास होगा डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर होगा हमारे पास आर साइन थीटा कोस फाई माइनस आर
साइन थीटा साइन फाई, स्क्वायर लेना है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। अब इनमें से हम कॉमन लेंगे, आर स्क्वायर और साइन फाई स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। अच्छा, आर साइन थीटा, ये आर स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई माइनस, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को भी हम कॉमन लेंगे, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई माइनस है साइन स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई माइनस है साइन स्क्वायर फाई। अब ये जो है कोस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई को हम क्या लिख सकते हैं वो देखो, देखो कोस स्क्वायर फाई माइनस है साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू कोस 2 फाई। इसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे, यदि कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई है तो उसे हम 1 लिखेंगे। क्लियर है, ये माइनस है, माइनस है तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे होगा कोस 2 फाई, ये आ जाएगा। ठीक है, कोस 2 फाई, यह है डी एक्स स्क्वायर माइनस है वाई स्क्वायर के लिए। अब हम करेंगे डी जेड स्क्वायर के लिए, डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर के लिए जेड का क्या होगा आर कोस थीटा, इसका क्या होगा स्क्वायर, यही होगा, बट ये क्या है शॉर्ट फॉर्म है, ये क्या है शॉर्ट फॉर्म, और इसके हम शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखते, वैसे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, ये भी हो सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन में एंगुलर पार्ट में डी जेड की फॉर्म में, डी जेड स्क्वायर की फॉर्म में, बट हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका जो रियल एक्सप्रेशन होगा जो वो यहाँ पे लिखेंगे, तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो डी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही होगा। यहाँ से हम लेंगे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही हुआ। नेक्स्ट स्टेप में हम प्लस माइनस जेड स्क्वायर करेंगे, प्लस माइनस जेड स्क्वायर करेंगे, प्लस माइनस से जेड स्क्वायर किया तो हमें मिला 2 जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कितना हुआ 3 जेड स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं, बाद में हम 3 जेड स्क्वायर देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या होगी आर साइन थीटा कोस फाई स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा साइन फाई प्लस जेड होगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यही होगा। अब यहाँ से हम आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे, आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, यहाँ से या देखो साइन स्क्वायर थीटा, तो यह है यहाँ से कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। तो हमारे पास आया है यहाँ पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, फिर से आर कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आर इंटू 1, ये 1 के इक्वल होगा, तो यहाँ आया आर स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर आया है ये पूरी टर्म, तो हम लिखेंगे
3z² माइनस r स्क्वेयर, यही होगा। z² हमें पता है क्या है, r² कोस स्क्वेयर थीटा माइनस r²। तो हम लिख सकते हैं 3r² हमने यहाँ से कॉमन लिया, कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1। ये होगी हमारी रियल एक्सप्रेशन, तो ये है एक्चुअल। बाकी वो जो हमारा है r² कोस स्क्वेयर थीटा वो है शॉर्ट फॉर्म। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है, अब हम वो क्वेश्चन करते हैं ये वाले। तो यहाँ पे dz² का अभी हमने देखा है, यदि हम देखें यहाँ पे तो L यहाँ पे 2 है, L2 लिख दिया हमने, r², साथ में E माइनस Z है 3, R 4 A0, और यहाँ पे हमारे पास होगा एंगुलर पार्ट होगा, कितना था अभी, कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1, कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1। ठीक है, r² आगे है, तो यहाँ पे हम r² नहीं लिखेंगे क्योंकि वो रेडियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ये आप खुद से करके देखना, dxy हमने भी बताया कैसे कैलकुलेट किया है। तो ये सब हमारा एंगुलर पार्ट था, तो एंगुलर पार्ट भी हमने देख लिया। एंगुलर पार्ट से हमें क्या पता चलेगा, बस वो देखो। अब देखो ये हमारे पास था रेडियल पार्ट, जिससे हमें, जैसे कि r है रेडियल पार्ट था, रेडियल पार्ट से हमें n l रेडियल नोड ये सब हमने कैलकुलेट किए। एंगुलर पार्ट है, एंगुलर पार्ट से हमने कैलकुलेट किया है थीटा और फाई, यही हमने बात की है, थीटा और फाई। और थीटा फाई अभी हमने फंक्शनल ग्रुप में देखे ऑर्बिटल की, जो ऑर्बिटल दिए हुए हमें px py pz dxy dyz इन सब के, तो इनके लिए क्या रिप्रेजेंटेशन होगा थीटा और फाई में, अभी हमने वो चेक किए हैं। तो एक्चुअल में फाई हमने अभी नहीं देखा है। फाई जो होगा यहाँ पे, वो हम यहाँ पे क्वेश्चन आएगा वहाँ पे बता देंगे। पहले हम देखेंगे जो एंगुलर पार्ट है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे PLM से। जैसे हमने रेडियल पार्ट को RNL से रिप्रेजेंट किया, वैसे ही एंगुलर पार्ट को हम PL और ये हम मैग्नीट्यूड M से रिप्रेजेंट करेंगे। L हमारा वही एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो यहाँ से ये हमें गिवन है मान लीजिए। अब यहाँ से हम L और मैग्नीट्यूड ऑफ M को कैसे कैलकुलेट, N और L हमने देख लिया था रेडियल में, अब एंगुलर में हम L और M मैग्नीट्यूड वाला M, ये M होगा, ये हम बताएंगे फाई के साथ। ठीक है, थीटा के साथ बताएंगे हम सिर्फ ये वाला, जो हमारा थीटा होगा वो बताएगा L और मैग्नीट्यूड ऑफ M। क्लियर, और जो फाई होगा वो बताएगा M की वैल्यू। क्लियर, तो यहाँ पे देखो यदि हमें L कैलकुलेट करना है तो जो पावर होंगी कोस की कितनी है 1, साइन की कितनी है 1, यानी कि दोनों की पावर को ऐड कर देंगे, कोस हो चाहे साइन हो, दोनों गिवन है तो दोनों की पावर हम ऐड कर देंगे, वो आएगा हमारा L, तो L होगा 2। और अब हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ M की, तो ये होगा सिर्फ और सिर्फ पावर ऑफ ए साइन, पावर ऑफ ए साइन थीटा, तो कितना होगा 1। यहाँ पे कोस की काउंट नहीं होगी, L में दोनों काउंट होंगे और M में सिर्फ और सिर्फ साइन की काउंट होगी पावर। क्लियर यहाँ तक सबको? नेक्स्ट ये वही है P, L और मैग्नीट्यूड M। यहाँ पे L कितना होगा, कोस की कितनी है 1 प्लस साइन की कितनी है 2, ये होगा 3। मैग्नीट्यूड ऑफ M होगा सिर्फ 2, कोस की काउंट नहीं होगी। नेक्स्ट में हम बात करें L होगा यहाँ पे 1 और ये भी है 1 और 1, तो यहाँ पे कितना होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास 2। ठीक है, और M होगा हमारे पास यहाँ पे 1। क्लियर, L होगा 2, M होगा यहाँ पे 1। यहाँ पे फिर से वही पोलिनोमियल वाला होगा, यहाँ से हम फिर से नोड के बारे में बात करेंगे, यहाँ फिर से नोड के बारे में बात करेंगे, और जो मैक्सिमम पावर होगी उसके इक्वल होगा, मैक्सिमम पावर के इक्वल होंगे हमारे नोड। यदि हम बात करें यहाँ से नोड की, नोडल प्लेन के बारे में, तो यहाँ पे नोडल प्लेन होंगे 2, नोडल प्लेन होंगे 2 मैक्सिमम पावर। ठीक है, यहाँ पे भी नोडल प्लेन होंगे
2, L होगा यहाँ पे 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ M भी यहाँ पे कितना होगा 1। नेक्स्ट वाले की हम बात करें तो यहाँ पे देखो, यदि यहाँ पे हमें L कैलकुलेट करना है तो L यहाँ पे पहले तो यहाँ देखो मैग्नीट्यूड ऑफ M तो यहाँ पे 0 होगा क्योंकि कोई साइन की वैल्यू गिवन नहीं है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे L की, तो L तो कोस या साइन दोनों की पावर काउंट हो सकते हैं। यहाँ पे दोनों जगह ही हमें कोस थीटा दिए है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर होगी वो हो जाएगी L की, L हो जाएगा 2। नेक्स्ट में P में यहाँ पे L है 1 और M हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे L हमारा 2 है, M यहाँ पे भी 0 होगा। यहाँ पे L 3 है और मैग्नीट्यूड ऑफ M भी हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये हमें गिवन है। अब यहाँ पे हमें N L नोडल प्लेन या फिर हम बात करें एंगुलर पार्ट की, एंगुलर पार्ट तो हम सब कुछ कैसे निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले है ये वाला, इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे हम। जो हमारा फर्स्ट वाला है यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और E-2i फाई, ठीक है। इसको हम बाद में देखें, पहले इसको देखो एक बार। यदि हमें L कैलकुलेट करना हो तो ये एंगुलर पार्ट है, रेडियल पार्ट नहीं है, तो एंगुलर पार्ट में हम L कैलकुलेट करेंगे, पावर सम करेंगे। 2 है, यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो L होगा 2 और मैग्नीट्यूड ऑफ M भी यहाँ पे कितना होगा 2 होगा। अब हम बात करें, हमें करना क्या है, L 2 है, M यहाँ पे 2 है, ये तो हमने यहाँ पे बता दिया। बट यहाँ पे देखो एक अलग है E-2i फाई, आई मतलब आयोटा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, L और M दोनों ही 0 होंगी क्योंकि पावर नहीं है, L 0 और M भी यहाँ पे है 0। तो ऊपर वाले में क्या है, L यहाँ पे है 2, मैग्नीट्यूड ऑफ M भी यहाँ पे है 2, ये वाला ये क्या होगा 2 होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे E-2, यानी कि यहाँ से हमें मिला M, यहाँ से हमें मिला M, तो यहाँ पे जो M होगा वो होगा -2, यहाँ पे M होगा वो होगा -2। यानी कि यदि हमें इस टाइप से कुछ गिवन है, यानी कि E की पावर माइनस या फिर प्लस भी हो सकता है, ठीक है, आयोटा फाई, यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। यानी कि M की वैल्यू 0 +-1 +-2 +-3 कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो M की वैल्यू, ये तो था मैग्नीट्यूड ऑफ M, और ये जो M होगा ये M हमारा आएगा यहाँ से। क्लियर हुआ सबको? E की पावर -2i फाई है यहाँ पे, तो इसलिए M होगा यहाँ पे -2। क्लियर? ठीक है। अब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, साई एक तो है इमेजनरी और दूसरा होगा साई रियल। यदि इमेजनरी है तो वहाँ से हम M को कैलकुलेट कर सकते हैं, M की वैल्यू हमें गिवन होगी, और रियल होगा वहाँ पे हम M को कैलकुलेट नहीं कर सकते, M हमें गिवन ही नहीं होगा। M जो साई इमेजनरी है तो वहाँ हमें M गिवन होगा, और जो हमें रियल है वहाँ पे M हमें गिवन नहीं होगा। यदि M गिवन है तो हम नेम ऑफ ऑर्बिटल नहीं बता पाएंगे, और यदि M नहीं दिया है तो नेम ऑफ ऑर्बिटल हम बता पाएंगे, ठीक है। ये है, यदि M हमें गिवन है तो हम नेम ऑफ ऑर्बिटल नहीं बता पाएंगे। यदि नेम ऑफ ऑर्बिटल हमें पता है तो M वहाँ पे नहीं गिवन होगा, M को डिफाइन नहीं कर सकते हम। क्लियर? और M यहाँ पे डिपेंड होगा यहाँ पे इस फाई वाले फैक्टर पे। फाई वाले फैक्टर से हमें पता चलता है M के बारे में, थीटा से हमें पता चलेगा L और मैग्नीट्यूड M के बारे में, फाई से हमें पता चला है इस M के बारे में, और ये फाई हमें कब पता चलेगा, यदि E की पावर माइनस प्लस आयोटा फाई, यहाँ पे कोई वैल्यू हमें गिवन हो। क्लियर है? या फिर हम लिख सकते हैं E की पावर +- M आयोटा फाई, क्योंकि ये M की वैल्यू होगी, कोई भी होगी वो, ठीक है। तो ये था हमारे पास जब हमें M की वैल्यू गिवन हो, यहाँ से मैं बता दिया M की वैल्यू। अब नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ से हमें M की वैल्यू नहीं पता चलेगी, यहाँ से हमें पता चली है
m की वैल्यू -2। नेक्स्ट हमारे पास है ये, यदि हमें n के बारे में पता लगाना हो तो n तो होगा यहाँ पे 3। l के बारे में बात करनी हो तो यहाँ पे तो फ्री फैक्टर नहीं है, फ्री फैक्टर नहीं है तो एक यहाँ पे देखो r की पावर 1 होगी तो l होगा यहाँ पे 1। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे साइन थीटा कोस फाई। साइन थीटा कोस फाई किसका होता है? ये होगा हमारा L1 है तो क्या होगा ऑर्बिटल P की बात करेंगे। P में ये एक्स वाई जेड क्या होगा? ये होगा x, तो ये होगा Px। और यहाँ पे इससे हमें पता चलेगा नोडल प्लेन होंगे यहाँ पे कितना 1 r की पावर 1। और वैसे भी n माइनस l माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 माइनस 1 यानी कि 1, ऐसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इस फॉर्मेट में कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट है जैसे कि ये हमारे पास, तो यहाँ पे हमें पता चल गया था क्या है Px, क्या होगा Px, नेम ऑफ ऑर्बिटल पता चल गया Px है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, देखो n यहाँ पे क्या है 3, l होगा 2 और m यहाँ पे देखो 2 है प्लस का 2। अब m प्लस 2 है तो अब हमें पता लगाना है नेम ऑफ ऑर्बिटल। नेम ऑफ ऑर्बिटल अभी हम यहाँ से नहीं बता सकते, नेम ऑफ ऑर्बिटल अभी यहाँ से नहीं बता सकते। क्लियर है सबको? ठीक है, तो यदि हमें m पता है तो हम नेम ऑफ ऑर्बिटल नहीं बता सकते, नेम ऑफ ऑर्बिटल पता लगे तो वहाँ पे हम m को डिफाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट ये है, यहाँ पे अब हमारे पास है इस फॉर्मेट में कोई भी नहीं है, यानी कि फाई कोई वैल्यू नहीं गिवन है, फाई की वैल्यू नहीं गई तो m को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, m नहीं कैलकुलेट कर सकते तो ये क्या है कोस थीटा। सबसे पहले l देखें, l ये क्या होगा 1 होगा, नोड हमारा 1 होगा, n हमारा 3 होगा, ये कोस थीटा किसका होगा n हमारा l1 है तो क्या है p कोस थीटा, r कोस थीटा, ये r आया, ये कोस थीटा, ये होगा z, ये होगा p z d z स्क्वायर 3dz स्क्वायर। अब ये क्या होगा 3 हमारा क्या होगा, एक मिनट नेक्स्ट पेज पे करते हैं, 3z स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या पता चला 3 हमारा है n तो होगा 3, d गिवन है, d का मतलब L2 होगा, रेडियल नोड देखेंगे n माइनस l माइनस 1, 3 माइनस 2 माइनस 1 यानी कि 0, रेडियल नोड 0 होंगे। अब हम बात करें dz स्क्वायर होगा, यानी कि यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्बिटल है तो m यहाँ पे हमारे पास नहीं होगा। यदि m नहीं है तो इसका मतलब क्या है m 0 है, m हमारे यहाँ पे 0 होगा। क्लियर है? m 0 तो पाई क्या होगा 1 होगा, तो उसे लिखने की ही नीड नहीं है, इसलिए हम उसे लिखते नहीं हैं। dz स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था dz स्क्वायर, शॉर्ट फॉर्म तो थी r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और हम बात करें 3r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक बार एक चेक कर लेना कहीं गलत हो, बाकी ये था हमारा एक्चुअल एक्सप्रेशन और ये था शॉर्ट फॉर्म। क्लियर है? ये लास्ट वाले में देखो 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पहले यहाँ पे देखो 2, l है 2, L2 यानी कि d ऑर्बिटल में ये एंगुलर पार्ट है, क्या होगा dz स्क्वायर होगा और n होगा यहाँ पे 3। तो सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे आराम से। नेक्स्ट ये देखो, ये हमारे पास है एक इक्वेशन और हमें बताना है इसका किसके साथ आंसर मैच करेगा। सबसे पहले यहाँ से देखो e माइनस आर की बाई 3, तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 होगा, ये हाइड्रोजन एटम के लिए है तो z भी 1 और a नोट भी क्या होगा 1, तो n होगा यहाँ पे 3। l की बात करें तो यहाँ से हम r को कॉमन लेंगे, 6 माइनस r हो जाएगा तो l होगा 1, L1 यानी कि अच्छा यहाँ पे एंगुलर पार्ट नहीं है तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक n3 है
L हमारा 1 है। रेडियल नोड की बात करेंगे तो 3 - 1 - 1 यानी कि 1। अब ये देखो किसके साथ मैच करें, यहाँ पे इधर हमें एंगुलर पार्ट दे दिया, इधर हमारे पास रेडियल पार्ट है, क्वेश्चन में आंसर में हमारे पास है एंगुलर पार्ट है। अब हमें देखना है किसके साथ मैच करेगा, तो यहाँ पे देखो हम L को मैच करेंगे। L यहाँ पे कितना होगा, L यहाँ पे होगा मैक्सिमम पावर देखेंगे 3, यहाँ पे कितना होगा 2, यहाँ पे कितना होगा 1 और यहाँ पे कितना होगा 0, कितना होगा 0 होगा। तो हमें L कितना है यहाँ पे 1, L1 कहाँ पे है इसमें, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा ई 2 आइटा 5। L और M हमें निकालने हैं। L कितना होगा यहाँ पे 2 और ये है 1, तो L होगा यहाँ पे 2 + 1 यानी कि 3, M होगा यहाँ पे +2। अब M + 2 है, यदि हमसे यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्बिटल पूछा जाता तो वो हमें नहीं पता होता, ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमें रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट के बारे में बात की है। अब हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे, देखो R वर्सेस R, R स्क्वायर R वर्सेस R, R स्क्वायर वर्सेस R। सबसे पहले R क्या है, रेडियल डेंसिटी, रेडियल डेंसिटी वेरीज विद डिस्टेंस R, ठीक है। R स्क्वायर R होगा रेडियल प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विद डिस्टेंस R, और R स्क्वायर होगा यहाँ पे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी वेरीज विद डिस्टेंस R। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ग्राफ के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, उससे पहले देखो R की वैल्यू हमारी होती है 0 से K तक। R की वैल्यू 0 से K तक होती है। R वही डिस्टेंस है, डिस्टेंस यहाँ पे हमने ले रखी है, ये देखो R यहाँ पे R का स्क्वायर कर दिया, थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। पहले हम बात करें हैं इसकी R वर्सेस R की। तो R की वैल्यू होती है 0 से K तक। यदि R की वैल्यू हमने ले ली 0 तो फंक्शन यहाँ पे होगा 0। R की वैल्यू 0 तो फंक्शन होगा यहाँ पे 0। क्लियर यहाँ तक सबको? अब हम बात करेंगे कि ऑर्बिटल कौन से होंगे। हमें तो ऑर्बिटल का दिखाना है S P D F। तो पहले हम इन तीन की बात करेंगे, P D F, इनके बारे में बात करेंगे। तो P है तो इसके लिए L क्या होगा 1, D के लिए L होगा 2 और F के लिए होगा L 3। इनके लिए वैल्यू हमें गिवन है L1, L2, L3, कुछ ना कुछ तो वैल्यू है L की। और यहाँ पे R यदि 0 है तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। इससे पहले एक चीज देखो कि हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। 3 चीजें चाहिए होंगी, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, कहाँ रुकेगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, और इन बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होगा वो हमें चाहिए। तो यहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से होगी, यहाँ से होगी, यहाँ से होगी, यहाँ कहाँ से होगी वो हमें देखना, 0 से होगी या फिर 0 से पहले होगी। और यहाँ पे जो एंडिंग होगी जहाँ भी वो कहाँ पे होगी वो हमें देखनी है। तो स्टार्टिंग यहाँ पे यदि R 0 है, यदि R की वैल्यू 0 है तो फंक्शन भी यहाँ पे 0 होगा, वेव फंक्शन यहाँ पे 0 होगा, फंक्शन 0 होगा तो स्टार्टिंग यहाँ से होगी ओरिजिन से 0 से। और ये हम बात करें सिर्फ P D और F के बारे में, S के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो स्टार्टिंग तो यहाँ से होगी, ठीक है। अब हम बात करें एंडिंग की। एंडिंग कहाँ से होगी, एंडिंग होगी इनफाइनाइट पे, एंडिंग होगी इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट पे होगी तो जहाँ भी जाएगा इनफाइनाइट पे जाएगा।
तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पे कभी भी नोड नहीं बनते। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे कहीं भी हमारे नोड नहीं बनेंगे। नोड हमेशा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में बनेंगे, यानी कि अब यहाँ पे कोई नोड बनेंगे। क्लियर है? अब मान लीजिए हम बात करें P की बात करें पहले। P हमारे पास है 2P 3P 4P। 2P यानी कि N है 2, L है 1 और नोडल प्लेन कितने होंगे 2 - 1 - 1 यानी कि 0, या एक भी नोडल प्लेन नहीं होगा तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। नेक्स्ट हम बात करें 3P की। 3P में क्या होगा, N है 3, L है 1, नोडल प्लेन होगा 1। नोडल प्लेन 1 होगा तो ये होगा कुछ इस टाइप से। स्टार्टिंग यहाँ से नोडल प्लेन 1 होगा, ये एक नोडल प्लेन हो गया। ठीक है, अब हम बात करें 4P। 4P में क्या होगा, N4 है, L1 है, तो रेडियल नोड होंगे यहाँ पे 4 - 1 - 2। स्टार्टिंग यहाँ से हम आर की बात करें हैं 1 2, ये एक नोड 2 नोड, रेडियल नोड कितने हैं 2 हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ ओरिजिन से होगा P, D और F। D और F में ऐसे ही होंगे। हम वहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे N क्या है, L क्या है, और उनके फॉर्मूले से दोनों का यूज करके हम वहाँ से रेडियल नोड निकाल लेंगे। जितने रेडियल नोड होंगे बीच में वो बना देंगे। स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन से होगा और एंडिंग यहाँ पे इनफाइनाइट पे होगा। क्लियर यहाँ तक सबको? और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे कभी भी नोड नहीं बनेंगे, नोड हमेशा इनके बीच में बनेंगे। नेक्स्ट हमारा है S वाला। S ऑर्बिटल के लिए देखो, अब S ऑर्बिटल के लिए क्या होगा, L हमारा 0 होगा, L 0 होगा। L 0 है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी। मतलब L की वैल्यू 0 है, यानी कि R की वैल्यू कुछ ना कुछ तो जरूर होगी। R की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होगी, तो ओरिजिन से स्टार्ट ना करके इसे थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अब हम बात करें 1S 2S 3S। 1 के लिए क्या होगा, N है 1, L है 0, तो रेडियल नोड होंगे यहाँ पे 1 - 0 - 1 यानी कि 0, तो ये होगा कुछ इस टाइप से। ये है 1S के लिए। 2S के लिए होगा यहाँ पे सॉरी यहाँ से होगा, ठीक है, ये है 1S के लिए। 2S के लिए होगा ये है 2S के लिए। 3S के लिए होगा, ये होगा 3S के लिए, और 4S के लिए होगा 1 2 3 4। ठीक है, ये है 4S के लिए। क्लियर है? तो S में यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ R की वैल्यू जरूर होगी, क्योंकि L की वैल्यू यहाँ पे 0 है। और P D F में L की वैल्यू कुछ है, तो वहाँ पे R की वैल्यू हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिमिलर हमारा होगा R² वर्सेस R। सेम होगा इनका भी, वही P D और F। P D F में होगा स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ से, तो यहाँ पे अब की बार सिर्फ ऐसे ये होगा। अब की बार बॉटम में नहीं लेके आएंगे P D और F को। और रही बात S की, तो S होगा हमारा ये होगा। ठीक है, ये है S के लिए। क्लियर यहाँ तक सबको? अब हम बात करेंगे R² और R² वर्सेस R। तो ये जो R² है, ठीक है, अब की बार ये डायरेक्टली इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो R है डिस्टेंस है वो डायरेक्टली R के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी वजह से यहाँ पे L भले ही 0 हो, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ओरिजिन से ही होगी। इसलिए S P D और F इन सभी के लिए ही स्टार्टिंग होगी यहाँ से ये। ठीक है, S P D F के लिए स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होगी, ओरिजिन से होगी, क्योंकि अब यहाँ पे L भले ही 0 हो S के लिए,
बट यहाँ पे आर स्क्वायर डायरेक्टली इस आर के साथ अटैच है, तो इसकी स्टार्टिंग ओरिजिन से होगी, यानी कि आर की वैल्यू 0, फंक्शनल की वैल्यू 0, और एंडिंग में क्या होगी, फंक्शनल की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक सबको? तो ये थे हमारे ग्राफ। अब ये जो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर है, ये मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस को कैलकुलेट करेगा। और ये मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस है क्या, ये वाली, ये क्या होगी, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस होगी। एक पॉइंट और याद रखना, जैसे जैसे नोड की नंबर ऑफ नोड इंक्रीज होंगे, तो नोड का एरिया भी इंक्रीज होगा। ठीक है, नोड का एरिया भी इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ नोड इंक्रीज देन एरिया ऑफ ए नोड इंक्रीज। क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है, अब हम बात करेंगे पार्टिकल इन ए बॉक्स। अभी हमने बात की हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। हाइड्रोजन एटम में हमें अभी तक यहाँ पे एन, एल रेडियल नोड, और जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ एम, एम एंगुलर पार्ट, ये सब हमने कैलकुलेट किए हैं अभी। ठीक है, आगे हाइड्रोजन एटम को और डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करेंगे पार्टिकल इन बॉक्स के बारे में। पार्टिकल इन बॉक्स हमने कहा था हम इसे 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, सभी में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले पार्टिकल इन बॉक्स है क्या, ये हमारे पास एक सिस्टम है, इसमें पार्टिकल रखा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, वो कंप्लीट सिस्टम में रिवॉल्व करता रहेगा, घूमता रहेगा, बट वो सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा। सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो होगी इनफाइनाइट, पोटेंशियल एनर्जी होगी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी यदि है, यदि इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल, नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल होंगे। क्लियर यहाँ तक है? तो यदि हम बात करें 1 डायमेंशनल, ये रिप्रेजेंट करेगा, एक ही एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डायमेंशनल। यदि कुछ इस फॉर्मेट में हो, ये x है, ये y, x y प्लेन में हो, y z प्लेन में हो, z x प्लेन में हो, तो वो रिप्रेजेंट करेगा 2 डायमेंशनल को। और यदि इस फॉर्मेट में हो, तो वो रिप्रेजेंट करेगा 3 डायमेंशनल को। ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेगा 3 डायमेंशनल। यदि आप एग्जाम्पल से एक देखना चाहो तो देखो, तो ये जो होगा हमारा, ये रिप्रेजेंट करेगा 3D को। 2D को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ये रिप्रेजेंट करेगा 2D को। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है, 1D 2D 3D कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस फॉर्मेट में करेंगे। हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है वो देखो, वही हम वेव फंक्शन निकालेंगे। वेव फंक्शन निकालेंगे तो यहाँ पे वेव फंक्शन होगा n इंटू साइन। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और देखो, हमारे पास है पार्टिकल 1 2 3 4 5, ठीक है, इस फॉर्मेट में हो सकते हैं, और एक हो सकता है 1 2 3 4 5 6। एक तो होंगे यहाँ पे इवन नंबर में है, सॉरी ऑड नंबर में है, और इधर हमारे होंगे इवन नंबर में, यही होंगे। यहाँ पे सिस्टम है वो कार्बन होंगे, वो ऑड नंबर में होंगे, इधर इवन नंबर में है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, यदि सिंपली हम बात करें, एक तो हो सकता है यहाँ पे ये तो होगी इनफाइनाइट, इतना तो सबको पता है इनफाइनाइट होगी। यहाँ पे कोई सिस्टम रखा है, बार बार रखने की नीड है नहीं, कुछ भी रखा है, ठीक है। यदि 0 से L है, यानी कि स्टार्टिंग यहाँ से 0 से है, 0 से L है, 0 से 2L है, 0 से 3L है, 0 से A है, 2A है, 3 है, कुछ भी है, 0 से है, ठीक है।
और दूसरा सिस्टम हमारे पास ऐसा है कि यहाँ से जैसे माइनस ए से प्लस ए है, माइनस एल से प्लस एल है, माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू है, यानी कि माइनस से लेके प्लस तक वैल्यू है उसकी। ये दो केस हो सकते हैं हमारे पास। यदि 0 से एल तक है तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला हम लगा सकते हैं इज इक्वल टू एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ये वाला। ये होगा। यदि हमारे पास ये है इस टर्म में, तो एक तो ओड नंबर है, एक इवन नंबर है। यदि ओड नंबर है तो वहां होगा एन कोस एन पाई एक्स अपॉन एल, और यदि इवन नंबर है तो यहाँ पे होगा एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। क्लियर है? यदि हमें 0 से L, 0 से 2L, यानी कि 0 से कोई वैल्यू दे रखी है यहाँ तक है, लेंथ ये हमारी क्या होगी, लेंथ है L। कितनी होगी, ये हमारी लेंथ है, कुछ भी हमें गिवन हो सकता है, जो ये हमारी L है, ये क्या है, लेंथ है। और ये n की वैल्यू होगी यहाँ पे n इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई L। L यही वाली लेंथ है। क्लियर है यहाँ तक सबको? यदि 0 से वैल्यू गिवन है यहाँ तक तो हमारे यहाँ सिर्फ साइन आएगा, चाहे वो ओड हो चाहे इवन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि यहाँ से माइनस ए से प्लस ए, माइनस एल से प्लस एल, यानी कि माइनस से प्लस तक की वैल्यू है और वहाँ पे ओड नंबर है तो कोस आ जाएगा, और इवन है तो यहाँ पे साइन होगा। क्लियर यहाँ तक सबको? तो अब हम बात करेंगे, जैसे कि ये हमें गिवन है, हमें लेंथ निकालनी है, हमें बॉक्स की लेंथ कैलकुलेट करनी है। देखो, यानी कि L कैलकुलेट करना, N की वैल्यू क्या है 4, बट हमारे पास फॉर्मूला क्या है N इंटू साइन पाई एक्स अपॉन L, यही है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे N की वैल्यू 1 है, बट यहाँ पे N की वैल्यू है ले रखी हमने 4। यदि हम डायरेक्टली आप 4 रख देंगे तो ये हमारा ये वाली इक्वेशन नहीं होगी, फिर तो चेंज हो जाएगी। तो हमें करेंगे क्या, साई n इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू n साइन पाई एक्स अपॉन एल। तो इसे हम 4 से ही मल्टीप्लाई और 4 से ही डिवाइड कर दें। यदि 4 से ही मल्टीप्लाई और 4 से ही डिवाइड कर दें तो क्या इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और n की वैल्यू यहाँ पे 4 भी दिख रही है हमें, ठीक है। अब हमें बात करनी है लेंथ की, l की। l यहाँ पे क्या होगा, 4l, लेंथ होगी 4l। क्लियर है यहाँ तक सबको? नेक्स्ट ये हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू 3 गिवन है, बट यहाँ पे n है हमें देखने से 2 लग रहा है, ठीक है। निकालनी हमें यहाँ पे n है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन n इज इक्वल टू 3, हमें कैसे भी करके यहाँ पे 3 लेके आना है, बट यहाँ पे इक्वेशन चेंज भी नहीं होनी चाहिए, ये वाला रूल है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे n साइन पाई एक्स अपॉन 3/2l, इस 2 को हम यहाँ पे ले आए। यदि इस 2 को 3/l, देखो 3/2 यानी कि 2 नीचे है, या नीचे लिखो या से ऊपर लिखो, एक ही बात है, कोई ज़्यादा हमें फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम 3 से मल्टीप्लाई और 3 से ही डिवाइड कर देंगे, तो आ गया ना हमारा n3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें n तो 3 मिल गया, और l हमें निकालना हो तो l क्या होगा, 3 3 9 9/2l, ये होगा हमारा। अच्छा, ये n निकालना हमें, ये तो ये वाला n आया है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आया है मेरा 3। ये n हमें कैलकुलेट करना है, तो n यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट 2/l, यही होगा। l की वैल्यू है n/2l, अंडर रूट 2 9/2l 4/9l, यहाँ पे होगा 2/3 रूट l, ये हो गया हमारी वैल्यू 2/3 अंडर रूट l, ये होगा n। समझ आया कैसे कैलकुलेट करना है? अब ध्यान से देखो, अब क्लास में एक बार समझ लिया, जैसे बाद में आप प्रैक्टिस करेंगे, PYQ लगाएंगे या फिर जो आपको ये PDF मिल जाएगी,
उसके बाद आप एक फिर से एक बार क्रॉस चेक करेंगे सारी चीज़ों को, तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की नीड है नहीं। नेक्स्ट देखो, ये हमें कुछ क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे लैम्डा कैलकुलेशन। लैम्डा यानी कि वेवलेंथ। लैम्डा क्या होगा, हम बात करें पार्टिकल इन बॉक्स की। अब हमारा हाइड्रोजन हमने पीछे कर दिया है, आगे हाइड्रोजन बाद में देखेंगे। अब हम बात करें पार्टिकल इन बॉक्स की, और वो भी हम बात करें 1 डायमेंशनल की। 2 डायमेंशनल पे नहीं गए हैं, और 1 डायमेंशनल की भी हम तब बात करें कि हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ये हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, और हम 1 डायमेंशनल की बात करें हैं, और एक ही पार्टिकल इसमें प्रेजेंट है। अभी हम सिर्फ इसकी बात करें हैं, और इसके लिए हमने सारे फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, देखो अब लैम्डा यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास है। ठीक है, ये हमारे नोडल प्लेन यहाँ पे कितने हैं, 1 और 2। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है। एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट पे ना नोडल प्लेन होते हैं और ना ही हम उन्हें काउंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे लैम्डा क्या है, इंपॉर्टेंट वो है। तो लैम्डा होगा यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से लेके और यहाँ तक, ये वैल्यू होगी लैम्डा। डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्करेंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्करेंट, ये होगी हमारी लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ तो पार्टिकल की वैल्यू होगी, 0 L -L2 + L, कुछ तो वैल्यू होगी। मान लीजिए यहाँ हमारे पास है 0 से 2a, ये हमने मान ली। ये जो लेंथ है L वो है 2a। अब यहाँ से हमें लैम्डा कैलकुलेट करना, कैसे करेंगे, मान लीजिए ये जो पोर्शन है यहाँ पे, इनको हम डिवाइड करें। इनको हमने मान लिया ये वाला यहाँ पे x है, ये भी क्या है x है, और ये भी यहाँ क्या है x है। टोटल कितने हुए यहाँ पे 3x हुई। टोटल कितने हैं 3x है। 3x किसके इक्वल है 2a, लेंथ तो टोटल 2a है। अब x हमें एक पोर्शन x = 2a/3, x आए यहाँ पे 2a/3, बट हमें तो लैम्डा निकालना है, और लैम्डा क्या होगा 2x के इक्वल। 2x के इक्वल होगी तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लैम्डा है 2x के इक्वल, और 2x की वैल्यू क्या होगी 4a/3, 4a/3। क्लियर यहाँ तक सबको। ये है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट किया, ये हमारे पास एक सिस्टम है, इसमें ये नोड बने हुए हैं। स्टार्टिंग और एंडिंग को हम काउंट नहीं करेंगे, बीच में हम काउंट करेंगे कितने वेव दिख रहे हैं पहले वो देखो, और डिस्टेंस हमें यहाँ पे निकालनी है 2 कॉन्करेंट के बीच की। तो यहाँ की डिस्टेंस निकालनी है, ये होगी हमारी लैम्डा। तो इनको जो पार्ट में हमने डिवाइड किया गया है, एक एक पार्ट की वैल्यू x लगा दी। तो कितने पार्ट हैं 3 पार्ट है, तो कितनी होगी 3x। 3x की वैल्यू टोटल लेंथ कितनी है 2a, 2a के इक्वल होगी। एक x की निकाल लेंगे हम, वो होगी हमारी 2a/3। हमें चाहिए है 2x की, 2x की चाहिए तो हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिलेगा 4a/3। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे है 4a/3। ये तो आई हमारे पास लैम्डा की। यदि हम बात करें मोमेंटम की, मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करेंगे p से। मोमेंटम को हमने रिप्रेजेंट किया है p से। अब p हमारा मोमेंटम है, तो यहां से देखो p होगा हमारे पास h/लैम्डा। p होगा h/लैम्डा अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन के अकॉर्डिंग मोमेंटम हमारा आएगा h/लैम्डा। यदि मोमेंटम कैलकुलेट करना पड़ जाए यहीं पे, तो हम क्या लिख देंगे, मान लीजिए इसी का हमें p बताना है। p क्या होगा h/लैम्डा, और लैम्डा कितना है 4a/3, तो ये आ जाएगा हमारा मोमेंटम। क्लियर यहाँ पे। अब हम बात करें यदि काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी की हम बात करें तो एनर्जी होगा यहाँ पे p²/2m। p हमारा मोमेंटम है, मोमेंटम हमारा ये है, तो इसको हम लिखेंगे 3h/4a का स्क्वायर इंटू 1/2m, या फिर इसे हम ओपन करके लिखेंगे 9h² इंटू 2m। ठीक है, सोल्व करके देख लेना, जो भी है ये होगा। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना ये वाला।
तो ये हमारा है काइनेटिक एनर्जी के लिए, ये होगी हमारी वेवलेंथ, ठीक है, और ये होगा मोमेंटम। क्लियर है तीनों के तीनों पॉइंट? ऐसे हमें कैलकुलेट करने हैं। तो अब हमारे पास ये है क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है फर्स्ट वाले में। तो अभी एक चीज़ याद रखना, ये तो हमने बताया फॉर्मूले से। यदि हमें इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो तो जो हमारा साइन के बाद जो हमारी ये वैल्यू होगी, ठीक है, n पाई अपॉन एल, एक्स को हम काउंट नहीं करें, n पाई अपॉन एल, ठीक है। ये जो है यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, एच कट एच ड्रा कुछ भी कह सकते हैं, एच कट से इसे हम मल्टीप्लाई कर दें, वो हमारा मोमेंटम के इक्वल होगा। तो जो यहाँ पे मोमेंटम होगा वो होगा 2 पाई अपॉन ए इंटू एच कट, और एच कट किसके इक्वल होता है, एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे होगा 2 पाई अपॉन ए इंटू एच कट है, एच कट को हमने लिखा एच अपॉन 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई एच अपॉन ए। तो मोमेंटम है ये हमारे पास एच अपॉन ए। हमें कैलकुलेट करनी एनर्जी होगी पी स्क्वेयर अपॉन 2m, पी स्क्वेयर यानी कि एच स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन 2m। ये होगा हमारे पास एनर्जी। क्लियर है? बिल्कुल ईजी है कैलकुलेट करना, थोड़ी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, बाकी आप कर लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हमने फिर से एनर्जी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे क्या होगा फिर, ये होगा, ये हमारे पास क्या मोमेंटम होगा, सी को हम एच कट से मल्टीप्लाई करें, और एच कट किसके इक्वल होगा, एच अपॉन 2 पाई के। एनर्जी यहाँ पे हमारे पास होगी पी स्क्वेयर यानी कि सी एच अपॉन 2 पाई इसका स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन 2m, ये होगी एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे भी एनर्जी कैलकुलेट करनी है। P मोमेंटम होगा यहाँ पे के एच कट, एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, तो के एच कट का स्क्वायर इंटू 1/2m, ये आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे, देखो ये क्या होगा हमारे पास, वही मोमेंटम होगा n पाई अपॉन एल, साथ में याद रखना है एच कट से हमें मल्टीप्लाई भी करना है, जो इक्वल होगा h अपॉन 2 पाई के। पाई से पाई कैंसिल किया, n h अपॉन 2l, ये है p, ये होगा p। क्लियर है? अब हमें निकालना क्या है, लेमडा, और लेमडा क्या होगा हमें पता है, p होगा h अपॉन लेमडा। तो लेमडा हमें कैलकुलेट करना, तो इधर, तो लेमडा होगा h अपॉन p के, h अपॉन p। तो लेमडा होगा h, यहाँ पे क्या है h, तो h ही रहेगा, p होगा यहाँ पे n h इंटू 2l, h से h कैंसिल, और 2l अपॉन n, ये आएगा लेमडा। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, ये हमने यहाँ पे लैम्डा, एनर्जी और मोमेंटम कैलकुलेट करना सीखा है। मोमेंटम का हम डायरेक्टली इक्वेशन से भी पता लगा सकते हैं क्या होगा। यदि हमें बॉक्स फॉर्म में मिला हो, पार्टिकल इन बॉक्स ऐसे इस फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर फॉर्म में, तो भी हम वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि हमें इक्वेशन गिवन हो तो भी हम यहाँ से एनर्जी, लैम्डा और जो हमारी दूसरी थी मोमेंटम, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक सबको? नोडल प्लेन, अब हम पार्टिकल इन बॉक्स में नोडल प्लेन के बारे में बात करेंगे। तो नोडल प्लेन यहाँ पे क्या होगा, एक तो देखो नोडल पॉइंट होंगे यहाँ पे n-1 के इक्वल, नोडल पॉइंट होंगे n-1 के इक्वल। क्लियर है? अब यहाँ पे है, ये होंगे हमारे पास कट, तो यहाँ पे n कितना है, साई 3 है, n होगा यहाँ पे 3, तो नोडल प्लेन होगा यहाँ पे हमारे पास है 2 होंगे, 3 - 1 2। फर्स्ट नोडल प्लेन एंड सेकंड नोडल प्लेन, यानी कि हमें इनकी डिस्टेंस भी पूछ सकते हैं कि इनकी डिस्टेंस क्या आएगी। ठीक है, इनकी डिस्टेंस से पूछ सकते हैं, डिस्टेंस क्या आएगी बताएंगे अभी कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक बार यहाँ पे देख लो, n यहाँ पे नोडल प्लेन कितने हैं, 1 2 3 4, नोडल पॉइंट होंगे यहाँ पे 4,
तो n कितना हो जाएगा 4 + 1 यानी कि 5, यही होंगे। यहाँ पे 1 2 3 नोडल पॉइंट होंगे यहाँ पे 3, तो n होंगे यहाँ पे 3 + 1 यानी कि 4। क्लियर है यहाँ तक सबको? प्लेन सेकंड नोडल प्लेन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो। फर्स्ट वाले में यदि हम देखें यहाँ पे लेंथ कितनी है, लेंथ है a, यहाँ पे कितनी लेंथ है, यहाँ पे है 2a, और यहाँ पे इसे हम ऐड करेंगे 3a/2 + 3a/2, यहाँ पे हो जाएगा 6a/2 यानी कि 3a, यही होगा। वही हम जो लैम्डा में क्या था, पार्ट में डिवाइड करना पूरी को, लेंथ को, ये मान लीजिए x है, ये भी x है, ये x है, कितनी है ये है 3x/a, यही होगा 3x/a। अब हमें n चाहिए क्या, x, सॉरी 3x = a है, यहाँ पे क्या होगी 3x = a, क्योंकि ये 3x किसके इक्वल मान रखे हमने, a के इक्वल मान रखे हैं, a के इक्वल है, ठीक है। हमें चाहिए x चाहिए, तभी यहाँ पे फर्स्ट नोडल प्लेन आ जाएगी, फर्स्ट नोडल पॉइंट, तो x होगा हमारा a/3, तो फर्स्ट नोडल पॉइंट यहाँ पे होगा a/3, यहाँ पे a/3। सेकंड की हम बात करें तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो है फर्स्ट नोडल पॉइंट, सेकंड नोडल पॉइंट हम निकालेंगे, वो होगा a/3 + a/3, क्योंकि नेक्स्ट x भी तो a/3 के बराबर ही होगा, तो ये होगा 2a/3, तो ये होगा 2a/3। ऐसे हम नोडल पॉइंट को काउंट करेंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले की। ये देखो नेक्स्ट वाले में थोड़ा डिफरेंस है, ध्यान से देखना, यहाँ से 0 से स्टार्टिंग थी, 0 से a तक, तो यहाँ पे x को हमने डायरेक्टली लिख दिया कि जो हमने x कैलकुलेट की थी a/3 वो हमारा फर्स्ट नोडल पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 0 से लेके a/3 तक। अब यहाँ पे 0 नहीं है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 5x = 2a, x = 2a/5, यही होगा। अब यहाँ पे हम फर्स्ट नोडल पॉइंट निकालें, फर्स्ट नोडल पॉइंट क्या होगा देखो 2a/5, और यहाँ पे हमारे पास क्या है -a, तो क्या होगा 3, 2a - a = a/3, तो हमारे पास होगी यहाँ पे a/3, क्या होगा a/3। नेक्स्ट होगा a/3 + 2a/3, यही होगा। पहले हमने क्या किया, जो ये -a था, इस -a में जो हमने कैलकुलेट किया उस, अच्छा ये 5 है ना, हाँ यहाँ पे 5 है, तो a/5 हो जाएगा। नेक्स्ट a/5 2a/5 है, तो यहाँ से देख लेना क्या आएगा 3a/5, तो ऐसे आते चले जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना, यदि 0 है, यहाँ पे क्या लिखा हमने डायरेक्टली a/3 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 0 माइनस करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे -a है, तो यहाँ से अब हमारे पास आया है 2a/5। अब 2a/5 है, इसमें से हम -a करेंगे तो यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो देख लेना, जैसे हम निकालते हैं हमारे नोडल पॉइंट। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑपरेटर अलजेब्रा। हमने क्या कहा था, परटर्बेशन थ्योरी, वाइब्रेशनल थ्योरी और हमारी मल्टी इलेक्ट्रॉन थ्योरी एंड हक्कल थ्योरी। इन सभी से पहले हमें चाहिए ऑपरेटर अलजेब्रा। ऑपरेटर अलजेब्रा को, उसी की हेल्प से हम उन थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेटर अलजेब्रा क्या है, सबसे पहले देखो कैसे हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे, कैसे यूज में लेंगे वो देखो। ऑपरेटर हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस टाइप से। ऑपरेटर अलजेब्रा का मतलब है किसी एक फंक्शन ग्रुप को हम कन्वर्ट कर दें किसी दूसरी फॉर्म में, किसी भी हमारा जो फंक्शनल होगा उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है f(x), ये एक फंक्शन है, इसको हम कन्वर्ट कर दें दूसरी फॉर्म में, फंक्शनल ग्रुप की किसी
दूसरी फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर दे, वो काम करवाता हमारा ऑपरेटर अलजेब्रा। अब ऑपरेटर अलजेब्रा के हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, एक तो होगा लीनियर और दूसरा होगा हर्मिशियन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर के बारे में कि कोई भी फंक्शन हमें गिवन होगा, ऑपरेटर अलजेब्रा वहाँ पे होगा, वो लीनियर है या फिर नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे हर्मिशियन की। तो लीनियर में सबसे पहले हम बात करें, जो हम यहाँ पे ऑपरेटर लगाने वाले हैं वो है स्क्वायर रूट, यानी कि फर्स्ट हमने जो ऑपरेटर लिया है वो है स्क्वायर रूट, और यहाँ पे हमने फंक्शनल ग्रुप लिया है। फंक्शनल हमारा है फंक्शन ऑफ एस हमारा होगा जैसे कि 25x², ठीक है। और सेकंड होगा हमारे पास, सेकंड फंक्शन होगा 100x²। क्लियर है। अब हमें करना क्या है, एक बार तो हम इनका अलग अलग स्क्वायर रूट करके देखेंगे, ठीक है, और एक बार इन दोनों का ऐड करके देखेंगे, साथ एक बार अलग अलग एक बार साथ करके देखेंगे। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे fx प्लस ऑपरेटर ऑफ gx, एक तो हम इस फॉर्मेट में देखेंगे, टाइप फर्स्ट ये होगा, तभी हम देखेंगे वो दूसरी फॉर्म में सेम है या फिर डिफरेंट है, उसी से पता चलेगा वो लीनियर है या फिर नहीं है। fx प्लस gx, ये तो अब यहाँ पे पहले हम बात करने वाले हैं अलग अलग से, ये हमारे पास है, अलग अलग हम बात करेंगे। ऑपरेटर fx क्या होगा यहाँ पे, √25x², 5x यही आएगा। सेकंड होगा gx जो होगा 100x², 10x, इन दोनों का सम करेंगे हम, 5x प्लस 10x होगा 15x। ये हमने डिफरेंट इन पे ऑपरेटर लगाया है, उसके बाद इनको ऐड किया है। डिफरेंट ऑपरेटर लगाया है, पहले इस वाले फंक्शनल ग्रुप पे ऑपरेटर लगाया हमने, फिर इस वाले फंक्शनल ग्रुप पे ऑपरेटर लगाया है, उसके बाद हमने इन दोनों का सम किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों का साथ ही करेंगे, साथ ही इनका सम करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो, (25x² प्लस 100x²) साथ में क्या करना, इसका अंडर रूट करना। हमने पहले इसी को ऑपरेटर लिया है, फर्स्ट यही हमारा ऑपरेटर है, तो यहाँ पे होगा, इनको ऐड करेंगे तो आएगा (125x²). 125 को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 11.18x। तो हमने अलग अलग किया तो यह है हमारे पास वैल्यू 15x, एक साथ किया तो 11.18, क्या दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये लीनियर नहीं है, ये जो ऑपरेटर अलजेब्रा हमने लिया है ये लीनियर नहीं है। क्लियर है फर्स्ट वाला। सेकंड हम बात करेंगे सेकंड हम लेंगे ऑपरेटर स्क्वायर। सेकंड हमने लिया स्क्वायर, पहले हमने अंडर रूट लिया था, अब हमने लिया स्क्वायर। तो यहाँ पे फंक्शन फर्स्ट हमारे पास है 2x, सेकंड फंक्शन हमारे पास है 3x। तो पहले हम अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे हमने ऑपरेटर यही होगा ना, यही होगा, और इस पे ऑपरेटर लगाएंगे 2x पे क्या है स्क्वायर, हमें मिला है 4x²। अब हम बात करेंगे सेकंड फंक्शन की जो कि होगा 3x उसका स्क्वायर यानी कि 339x²। अब इन दोनों का सम करेंगे, पहले अलग अलग ऑपरेटर लगा है उसके बाद हम सम करे हैं तो 13x² आएगा। एक साथ करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से fx प्लस ऑपरेटर gx। एक साथ करेंगे तो देखो 2x प्लस 3x और इसका स्क्वायर 2 3 5 5x का स्क्वायर यानी कि 25x²। यहाँ पे 25 है 13 यानी कि ये भी सेम नहीं है। इसका मतलब स्क्वायर भी यहाँ पे लीनियर नहीं है, ये भी लीनियर नहीं है, स्क्वायर भी लीनियर नहीं है, अंडर रूट भी लीनियर नहीं है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट ऑपरेटर लिया हमने प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। तो हमने प्लस वाला ले लिया। मान लीजिए एफ एक्स हमारे पास है 5x gx, नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है 10x। तो पहले हम टाइप फर्स्ट लगाएंगे, इनको अलग अलग, ये 5 है, x प्लस 10x 15x आएगा, और इनको साथ में भी क्या आएगा 15x तो आना है, क्या आएगा 15x, दोनों ही क्या होंगे सेम होंगे। और ये सारे के सारे ही क्या होंगे सेम आएंगे, तो ये क्या होंगे लीनियर ऑपरेटर होंगे, लीनियर ऑपरेटर होंगे। चेक करके देख सकते हैं, सारे के सारे क्या होंगे लीनियर ऑपरेटर होंगे। नेक्स्ट ऑपरेटर की हम बात करें, 4 हमने ये कर लिए, 2 पीछे कर लिए। नेक्स्ट ऑपरेटर होगा हमारे पास डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन देखेंगे अब हम। तो हम बात करें डिफ्रेंशिएशन की। देखो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमने फंक्शन लिया है यहाँ पे, डिफ्रेंशिएशन d/dx, फंक्शन लेंगे यहाँ पे हम 10x³ और सेकंड फंक्शन होगा यहाँ पे 6x³, ठीक है 6x³। इनको साथ करें हम, नहीं पहले अलग से करेंगे, अलग से करेंगे तो यहाँ पे होगा ऑपरेटर fx, ऑपरेटर क्या है यहाँ पे d/dx, डिफ्रेंशिएशन 10x³, डिफ्रेंशिएशन करते हैं क्या आएगा 30x² और टाइप सेकेंड, सॉरी इससे पहले gx का और निकाल देंगे, gx का क्या होगा 6x³ है, d/dx यहाँ पे होगा 18x², यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 18 है, दोनों का सम करेंगे कितना आएगा 48x², ये आएगा 48x²। साथ करेंगे तो ऑपरेटर fx प्लस ऑपरेटर gx, ये है। तो fx कितना है 10x³ d/dx प्लस 6x³, दोनों का साथ करेंगे कितना आएगा 16 d/dx 16x³, 16x³ है तो क्या आएगा 48x²। क्या ये सेम है, ये 48 है, ये भी 48 है, क्या ये सेम है बिल्कुल सेम है। इसका मतलब डिफ्रेंशिएशन भी क्या होगा लीनियर ऑपरेटर होगा, लीनियर ऑपरेटर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की। तो यहाँ पे हमने ऑपरेटर लिया है इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को हमने लिया है 5x² और यहाँ पे हमने लिया है 8x²। तो पहले टाइप फर्स्ट लगाएंगे, यानी कि अलग अलग ऑपरेटर लगाएंगे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप पे, देन एडिशन करेंगे। तो हम पहले लिख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप का ऑपरेटर लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा fx है 5x² है, ये हमने क्या किया इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करेंगे ये होगा 5x³ ठीक है, gx = इंटीग्रेशन करेंगे 8x² का, ये होगा 8x³ ठीक है। वैसे तो इसे सही लिखें, जो कट जाए वो लिख लेते हैं हम। यहाँ पे हम लिख दें 15, यदि यहाँ पे लिख दे 15 और यहाँ पे लिख दे 30 15 15 30 और 30, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। 3 से 5 यानी कि 5x³, 3 से 10 ये होगा 10x³, दोनों को सम करेंगे तो होगा 15x³। अब एक साथ लगाएंगे हम, टाइप सेकंड देखेंगे, ऑपरेटर
3x। यहाँ पे देखो एक साथ करेंगे, पहले इनका सम करेंगे, x प्लस 30x² और इसका करना हमें इंटीग्रेशन। तो पहले इनका सम करेंगे तो कितना आएगा 45, इंटीग्रेशन करना हमें 45x² का, तो आएगा हमारे पास 45x³ अपॉन 3 से आएगा ये 15x³, ये 15 है, ये भी 15 है, यानी कि दोनों सेम है। इसका मतलब इंटीग्रेशन भी हमारा क्या होगा, लीनियर ऑपरेटर होगा, लीनियर ऑपरेटर होगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने बात की है ऑपरेटर अलजेब्रा तक बात कर ली हमने, और ऑपरेटर अलजेब्रा में भी हमने बात की है लीनियर के बारे में। ठीक है, अभी एडमिशन हमारा बाकी है, तो यहाँ पे हमें लीनियर तक की बात की है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कुछ ज़्यादा ही बड़ी क्लास हो जाएगी ये। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। यदि किसी को समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कल फिर से करवा देंगे वो टॉपिक, पहले बाद में आगे का शुरू कर देंगे। यदि पीछे का समझ नहीं आया और आगे की क्लास देखते रहेंगे तो कुछ तो समझ नहीं आया, कुछ वैसे भूल जाएंगे, तो आपका वैसे कैसे रह जाएगा जो इतने सालों तक रह रहा था। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट करने हैं, ये क्वेश्चन करके आने हैं एग्जाम में, क्वांटम हमें करना है एग्जाम के लिए, तो आपको समझने होंगे कॉन्सेप्ट को। अब आप ये जो PDF होगी ये क्लास में शेयर कर दी जाएगी, यानी कि टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी। अब वहाँ से आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं सारी चीज़ों को। तो आप क्लास में लिखने की बजाय आप वहाँ समझने की कोशिश किया करो, नोट्स आपको मिल जाएंगे। यदि किसी दिन नहीं मिले तो एक दिन के बाद मिल जाएंगे, उससे कोई ज़्यादा आफत आने वाली नहीं। समझना इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाते बनाते आप नोट्स बनाते ही रह जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपके फिर से रह जाएंगे। थैंक यू।